ये कहानी है एक ऐसे धोखेबाज की जिसने अपने ही गुरु को धोखा देने की सोची और अंत में उसका क्या अंजाम हुआ। इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी को पूरा सुनने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। कबीरपुर नाम का एक भव्य नगर हुआ करता था। उस नगर के राजा थे सुखदेव। राजा सुखदेव का स्वभाव बड़ा ही तुनक मिजाजी था। वे कब क्या फैसला कर बैठे, इस बात का अंदाजा लगाना भी किसी के बस में नहीं था। इस वजह से राज्य की सारी प्रजा उनसे बहुत डरी सहमी रहती थी। कोई भी गलत काम करने से पहले लोग राजा के मिजाज के बारे में सोचकर ठहर जाते थे। इसी राज्य में एक गांव था जिसका नाम था अखरीपुर। अखरीपुर में सुकट नाम का एक नाई रहता था। सुकट राज दरबार में काम करता था। उसका काम हर रोज राजा की हजामत बनाना था। यह परंपरा उसके पुरखों से चली आ रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार का कोई न कोई सदस्य ही राजा की हजामत बनाता आया था। लेकिन अब नाई की उम्र इस पड़ाव पर आ चुकी थी जहां उसे लगता था कि शायद उसके साथ ही यह परंपरा समाप्त हो जाएगी। कारण यह था कि सुकट नाई का एक ही पुत्र था जिसका नाम था आनंद। आनंद जन्म से ही मंदबुद्धि था और उसे हजामत बनाने का काम बिल्कुल भी नहीं आता था। मंदबुद्धि होने के कारण वह हर बात तुरंत भूल जाया करता था। सुकट की बस यही इच्छा थी कि उसका बेटा इतना तो सीख जाए कि राजा की हजामत बना सके, ताकि कम से कम उसकी जिंदगी तो आराम से कट जाए। उस जमाने में राजा के नाई, राजा के धोबी, राजा के माली और राजा के दास दासिया केवल राजा के ही काम करते थे। वे किसी दूसरे व्यक्ति का काम नहीं करते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के नाई से अपनी हजामत बनवा ले। इसी तरह राजा का धोबी सिर्फ राजा के परिवार के वस्त्र ही साफ करता था। सुकट नाई बस राजा की हजामत बनाता था और फिर दिन भर चैन की बंसी बजाता रहता था। राज दरबार में सुकट जैसा आराम का काम किसी भी दरबारी का नहीं था। वह हर सुबह केवल एक आध घंटे के लिए राज दरबार में रहता और राजा की हजामत बनाते ही राजा उसे रोज एक सोने की मोहर दे दिया करते थे। एक सोने की मोहर से उसका पूरे हफ्ते भर का खर्चा आराम से निकल जाता था। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। उसकी चिंता तब बढ़ जाती जब वह अपने पुत्र आनंद को देखता। समय गुजरता गया और सुकट नाई बूढ़ा होने लगा। वही उसका मंदबुद्धि बेटा आनंद जवान हो चला। इसी बीच नाई की पत्नी कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। एक स्वस्थ आदमी अपनों के लिए उतना चिंतित नहीं होता जितना कि एक बीमार व्यक्ति चिंता से घिर जाता है कि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा, बेटी का विवाह कैसे होगा, या बेटे बेटी अपने रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलाएंगे। इसी तरह की चिंताओं में नाई की पत्नी डूबी रहती थी। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि पति का गुजारा तो राज दरबार में हो गया, परंतु मंदबुद्धि आनंद को राजा भला क्यों अपना नाई रखेंगे, और प्रजा भी ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति से हजामत नहीं बनवाएगी। तब तो उसके बेटे आनंद के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उसने अपने पति सुकट को अपने पास बुलाया और अपनी सारी चिंता जाहिर की। सुकट बोला, भाग्यवान, मैं कब से सोच रहा हूं कि कोई दवा तुम पर असर क्यों नहीं कर रही है। तुम नाहक ही बेकार की चिंता लेकर बैठ गई हो। अरे, जब भगवान ने इतना बड़ा शरीर बनाया है तो भोजन की व्यवस्था भी वही करते हैं। क्या तुम किसी दिन भूखी सोई हो? क्या बेटा किसी दिन भूखा सोया है? तुम इसकी चिंता छोड़ दो। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं यह चिंता नहीं छोड़ सकती। जब तक मैं अपने बेटे के भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाती तब तक मैं ठीक भी नहीं हो सकती। नाई बोला, ठीक है, मैं आज ही उसे राजा के पास लेकर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आनंद राजा की हजामत बना दे। अगर आनंद सिर्फ राजा की हजामत बनाना सीख जाता है तो फिर वह जीवन भर चैन की बंसी बजाएगा। सुकट नाई ने बहुत समझा बुझाकर आनंद को राजा के पास चलने के लिए तैयार किया। उसने बेटे को खूब समझाया कि आज राजा की हजामत बहुत ध्यान से बनाना। राजा की हजामत बनाने में अपनी कोई भी गलत चाल मत अपनाना, वरना राजा नाराज हो गए तो मेरी तो नौकरी जाएगी ही, तुम भी फांसी पर झूल जाओगे। आनंद ने भी पिता से कहा कि वह उनकी बात का ध्यान रखिएगा। जब सुकट राज दरबार पहुंचा तो उसने राजा से विनती की कि महाराज, मेरा बेटा भी अब बहुत सुंदर हजामत बनाने लगा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज वह आपकी हजामत बना दे। राजा बोले, सुकट,
इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी कई पीढ़ियां राज दरबार में हम राजाओं की हजामत बनाती रही है। अब तुम बूढ़े हो चले हो, मैं भी कोई नया नहीं हो। कल को जब हमारा राजकुमार गद्दी पर बैठेगा तो उसे सब कुछ नया चाहिए होगा। तुम्हारा बेटा पहले से ही इस काम के लिए तैयार रहे तो यह परंपरा कायम रह जाएगी। आनंद राजा की हजामत बनाने लगा। राजा की मूछें उसे बहुत डरावनी लगी। इस मंदबुद्धि ने राजा की बिना इजाजत ली ही उनकी मूछें काट डाली। मूछें बहुत ही छोटी हो गई। दूर बैठे सुकट ने जब यह देखा तो उसके तो पसीने छूट गए। उसने सोचा कि आज तो मेरी नौकरी भी गई और मेरा बेटा भी गया। राजा इसे फांसी छड़वाए बिना नहीं मानेंगे। राजा को भी कुछ संदेह हुआ कि नाई उनकी मूछों से छेड़छाड़ कर रहा है, तो उन्होंने आईना उठाकर अपनी शक्ल देखी। जब राजा ने देखा कि नाई ने उनकी मूछ ही उड़ा दी है तो वह भड़क उठे। बदमाश, तुमने मेरी शान को ही काट डाला, मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस दुष्ट को अभी गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। सैनिकों ने नाई के बेटे आनंद को पकड़कर जेल में डाल दिया। राजा को इतना क्रोधित देखकर सुकट तुरंत वहां से खिसक लिया और भागकर रानी के कक्ष में चला गया। उसने रानी के पैर पकड़ लिए और बोला, रानी माँ, मुझे बचा लो। राजा ने मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। रानी ने साफ साफ बताने को कहा कि आखिर हुआ क्या है। तब नाई ने बताया, रानी माँ, आप मुझसे कहा करती थी कि राजा के चेहरे का जंगल साफ कर दो, परंतु मुझ में कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं राजा की मूछों का एक बाल भी बांका कर सकूं। आज मैं अपने बेटे को साथ लाया था ताकि वह राजा के चेहरे को आदमी जैसा बना दे, तो उसने राजा के चेहरे की खेती ही साफ कर दी। रानी बोली, तो क्या राजा की मूछें कट गईं? नाई बोला, हाँ रानी माँ, मूछें तो कट गईं, मगर अब मेरी गर्दन कटने की बारी आ गई है। रानी बोली, जब मैं कहा करती थी तब तो तुमने मूछें काटी नहीं, अब बिना मेरे कहे मूछें साफ करने की क्या जरूरत थी? अब मुझे कौन से राजा से इश्क लड़ाना है? राजा भी पहले मेरी बात मान लिया करते थे, पता नहीं अब मेरी बात मानेंगे या नहीं। चलो देखती हूं मैं क्या कर सकती हूं। रानी तुरंत राजा के पास आई और उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, आज आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना सुंदर तो आप तब भी नहीं लगे थे जब मुझे ब्याह कर लाए थे। आपने व्यर्थ ही अपने चेहरे पर जंगल लगा रखा था। आप खुद अपना चेहरा आईने में देखिए और अपने आप से पूछिए कि आप पहले अच्छे थे या आज लग रहे हैं। मैं तो उस बहादुर नाई को इनाम देना चाहती हूँ। कहाँ है वह? राजा बोले, मैंने उसे जेल में डलवा दिया है। रानी बोली, महाराज, आप भी गजब करते हैं। खुशी में इतना भूल जाते हैं कि किसे जेल में डालना है और किसे इनाम देना है। आपको याद है ना, जब आप मुझे ब्याहने गए थे तब विदाई के समय आपने क्या किया था? आप मेरी माँ के उपहार में लाई गई सोने की मोहरों वाली थैली दासी को दे दिए थे और माँ की दासी का पैर छू लिया था, जबकि दासी को मोहरों वाली थैली देनी थी और माँ का पैर छूना था। राजा बोले, रानी, आप भी उस बात को अब तक याद रखी हो? रानी बोली, आप आज भी उसी जगह पर खड़े हो तो मैं क्या करूं? अरे, आप उस नाई को इनाम दीजिए और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लीजिए और इस बूढ़े सुकट नाई को खर्चे देकर घर भेज दीजिए। अब इसकी उम्र हो चली है। राजा बोले, महारानी, जब आप कहती हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? मैं अब भी आपसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना आपसे मिलकर पहले दिन किया था। मेरी नजर में आप आज भी नई की नई है। राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि नाई के बेटे आनंद या बासु नाई को इज्जत के साथ जेल से निकालकर दरबार में लाया जाए। सैनिक उस नाई को दरबार में ले आए तो राजा ने उसे ढेर सारा इनाम दिया और सुकट को एक सोने की थैली देकर विदा किया कि अब तुम बूढ़े हो चले हो, घर पर ही आराम करो। जब कभी किसी चीज की कमी महसूस हो तो दरबार में आ जाना या अपने बेटे से बोल देना कि क्या कमी है। सुकट नाई खुशी खुशी बेटे के साथ घर लौट आया। रानी ने आज उसे और उसके बेटे को बचा लिया था। वह इस खुशी को जल्दी ही अपनी पत्नी से बता देना चाहता था। वह अपनी पत्नी के पास गया और बताया कि किस तरह बेटा अब राजा का नाई बन गया है। जब पत्नी ने यह बात सुनी तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। वह इतनी खुश हुई कि उसकी धड़कन ही रुक गई और वह भगवान को प्यारी हो गई। सुकट नाई राज दरबार से खुश होकर चला था कि पत्नी के साथ कुछ दिन आनंद से बिताएगा, परंतु उसकी सारी खुशियां छीन गई।
अब उसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां आ गईं। घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं रहा। हालांकि सुकट को अब उतनी बड़ी चिंता नहीं थी। बेटा बेशक बुद्धू था, परंतु राज दरबार का मुलाजिम था, इसलिए उसके विवाह में भी देरी नहीं हुई। आनंद का विवाह हो गया और उसकी पत्नी घर आ गई। आनंद की पत्नी भी आनंद की तरह ही मंदबुद्धि निकली। अगर पति पत्नी में कोई एक चतुर हो तो दोनों का जीवन आसानी से कट सकता है, परंतु दोनों ही मूर्ख हों तो मुश्किल होती है। कोई भी उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सकता है। इस बात की चिंता अब सुकट को खाई जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि बेटे की पत्नी चतुर मिलेगी, परंतु वह भी मंदबुद्धि निकली। सुकट कब तक उनको संभाल सकता था? वह तो अमर होकर नहीं आया था। तो उसने सोचा कि भगवान जब तक मौका देते हैं तब तक दोनों की रखवाली करूंगा और उन्हें चतुर बनाने का प्रयास करूंगा। सुकट को तो अब यह भी लग रहा था कि उसका बेटा बहू इतने मूर्ख है कि अपने लिए एक बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएंगे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं थी। भगवान मूर्ख से मूर्ख को भी प्रजनन का ज्ञान दे देते हैं। लगभग 1 साल गुजर गया, आनंद और उसकी पत्नी को साथ रहते। तब आनंद की पत्नी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। सुकट खुश हुआ कि चलो, इन दोनों को इतना तो ज्ञान है, हम जितना इन्हें मंदबुद्धि समझते हैं ये उतने नहीं है। उधर कबीरपुर राज्य के अंदर एक गांव था जिसका नाम था जालिमपुर, जहां जीवन नाम का एक धूर्त आदमी रहा करता था। उसका काम किसी को भी बेवकूफ बनाकर लोगों को ठग लेना था। वह अपने घर में अकेला ही रहा करता था। उसके माता पिता बचपन से ही नहीं थे और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। वह अक्सर घर में ताला लगाकर निकलता तो कई माह बाद वापस आता, फिर महीनों घर में पड़ा रहता। उसका अपने पड़ोसियों से कोई लगाव नहीं था, इसलिए कोई भी नहीं जानता था कि जीवन क्या करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास कोई काम नहीं होता था, तो वह खाली बैठे सब पर नजर रखते थे। मगर जीवन उन लोगों की समझ से भी परे था। तो गांव के एक आदमी ने जीवन से पूछ लिया कि बेटा जीवन, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? ये किसी के समझ में नहीं आता। आखिर हम तुम्हारे गांव के हैं, हमें भी तुम्हारे विषय में खबर होनी चाहिए। कल को विवाह की बात आई तो तुम अकेले से विवाह नहीं कर पाओगे, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम जानेंगे कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तभी तो किसी से कुछ चर्चा कर पाएंगे। जीवन बोला, काका, मैं राज दरबार में काम करता हूँ। मेरा काम गुप्तचर का है। जब कभी किसी विशेष परिस्थिति में राजा को हमारी जरूरत पड़ती है तो राजा हमें कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। उसे पूरा करने के लिए राजा के भेजे स्थान पर जाना पड़ता है और राजा के काम को पूरा करना पड़ता है। कभी कभी राजा हमें दूसरे नगर में भी भेज देते हैं तो वहां भी जाना पड़ता है। इस तरह आने जाने में 2 से 3 माह लग जाते हैं। राजा के कार्य को करने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें कभी कभी ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता, तो कभी कभी सोने तक का भी स्थान नहीं मिल पाता। तो उस परिस्थिति में हमें जमीन पर सोना पड़ता है। इन सब कष्टों के चलते राजा 3 माह काम लेने के बाद फिर हमें 3-4 माह की छुट्टी दे देते हैं। ये सब गोपनीय बातें हैं, आप सभी किसी से चर्चा मत करना। राजा के गुप्तचरों पर नजर रखने वाले को भी राजद्रोह का अपराधी माना जाता है। ग्रामीण बोले, नहीं भैया जीवन, भला हम राजा के आदमियों पर नजर कैसे रख सकते हैं? हम आज के बाद इस पर कभी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम बस इस बात से खुश हैं कि हमारे गांव का लड़का राजा के दरबार में काम करता है। उस दिन के बाद से गांव वाले जीवन को बड़ी आदर की नजर से देखते थे। एक दिन जीवन घर से अपने नए अभियान के लिए निकला। वह कहीं दूर जाकर किसी को शिकार बनाना चाहता था। अक्सर वह दूर के लोगों के साथ ही ठगी करता था, तो वह घर से बहुत दूर चला गया। चलते चलते उसे एक जंगल में ही शाम हो गई। इस बार वह बिल्कुल अनजान जगह पर निकल गया था। उसे जंगल के विषय में पता ही नहीं था कि यह इतना बड़ा जंगल है कि एक दिन में उसे पार नहीं किया जा सकता। तो वह जंगल में ही फंस कर रह गया और जंगल में ही रात हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जंगल में तो जंगली जीव भी बहुतायत में रहते हैं जो पलक झपकते ही उसे चट कर सकते हैं। वह इधर उधर जंगल में कोई सुरक्षित स्थान तलाशने लगा, मगर घनी झाड़ियों के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। अब जीवन को लगने लगा कि वह बुरी तरह फंस गया है। अब वह किसी घने पेड़ की तलाश में पड़ गया।
कि उस पर चढ़कर आज की रात बिता सको। तभी अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़की लकड़ी का गट्ठर लिए आते दिखे। जीवन की आंखें चमक उठी कि जंगल में भी कहीं न कहीं घर है। तभी तो यह लकड़हारा अपनी बेटी के साथ लकड़ी काट कर लौट रहा है। वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला कि दादा, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और अब रात हो चली है, आप मेरी सहायता करें। बूढ़ा बोला, चलो मेरे साथ, पास में ही मेरा घर है। जीवन उसके साथ जंगल वाले घर में गया। जीवन ने उस आदमी से पूछा कि दादा, आप इतने घने जंगल में कैसे रह लेते हो, जबकि जंगल का और छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह आदमी बोला, बेटा, तुम अनजान हो, इसलिए तुम्हें इसका और छोर नहीं दिख रहा। तुम जंगल की लंबाई की तरफ बढ़ रहे हो। चौड़ाई में जाओगे तो यहाँ से 3-4 मील उत्तर चलने पर जंगल से बाहर हो जाओगे। वहां तुम्हें गांव मिलेंगे, बाजार मिल जाएगी, तुम्हें हर सुविधा के साधन मिल जाएंगे। मगर इस वक्त रात हो गई है, तुम मेरे घर ही ठहर जाओ। जीवन उस आदमी के घर ठहर गया। वह आदमी बोला, बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ घने जंगल में कैसे आ गए? तब जीवन ने बताया कि दादा, मैं जालिमपुर गांव का हूँ, कबीरपुर राजा के राज दरबार में मुलाजिम हूँ। मैं राजा के लिए गुप्तचर की नौकरी करता हूँ। मुझे अपने विवाह के लिए कोदोपुर गांव जाना था, मगर मैं जंगल में रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। अब खुद ही नहीं समझ रहा कि कोदोपुर गांव किधर है। वह आदमी बोला, बेटा, जब विवाह के लिए जा रही हो तो यह अच्छी बात है, परंतु कोदोपुर में तुम्हारा विवाह नहीं लिखा हुआ है, तभी तो भटक कर मेरे घर आ गए। तुम्हें विवाह ही करने हैं तो मेरी बेटी भी कोई बुरी नहीं है। कोई भी आदमी इसलिए विवाह करता है कि पत्नी उसे सुख सुविधा दे, हर काम में हाथ बटा सके। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, तुम्हारे लिए हर काम कर सकती है। बस मुझ में एक कमी है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हें कोई दान दहेज नहीं दे सकता। जीवन की तो आंखें चमक उठी थी। उसने इतनी जल्दी विवाह की बात सोची भी नहीं थी और बिना परिश्रम ही बात बनती जा रही थी। वह बात को संभालते हुए बोला, दादा, मैं राजा का मुलाजिम हूँ, तो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मुझे दहेज की क्या जरूरत? आप यदि विचार बना ली हो तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता, और भगवान को भी यही मंजूर है। वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ कि राजा के दरबार में काम करने वाला लड़का मेरी बेटी से विवाह को तैयार हो गया है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसका घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, तो उसकी बेटी भी दोनों की बात सुन रही थी। वह भी मन ही मन खुश हुई कि मेरा विवाह हो जाएगा। बूढ़ा बोला कि बेटा, हम जल्दी ही विवाह की रस्म पूरी करा देंगे, तुम बारात लेकर मेरे घर आ जाना। जीवन बोला, दादा, आप भी क्या बात करते हो? मैं राजा का गुप्तचर हूँ, मुझे हमेशा राजा के लिए काम करने पड़ते हैं। मुझे राजा के सामने महल में ही रहने पड़ते हैं। राजा भला मुझे छुट्टी क्यों देने लगा? अरे, मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी दिया था, वह भी कल समाप्त हो जाएगा। फिर मुझे आने में कितना वक्त लगेगा कह नहीं सकता। और कोदोपुर वाले पहुंच गए तो मुझे उनकी ही बेटी से शादी करना पड़ जाएगा। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। तुम कल सुबह ही बेटी को पत्नी बनाकर साथ लेते जाना और अपनी मर्जी से अपने नियम अनुसार विवाह कर लेना। सुबह होने पर जीवन लकड़हारे की बेटी को साथ लेकर घर के लिए चल पड़ा। वह शाम होते होते घर आ गया। अब उसे बिना परिश्रम पत्नी मिल गई थी, तो उसके साथ अपने घर रहने लगा। पहले 2-4 दिन तो स्त्री को कोई संदेह नहीं हुआ, परंतु एक पखवाड़ा निकल जाने पर वह पति से पूछी कि आप एक पखवाड़े से घर में पड़े हुए हो, आपको अपनी नौकरी पर नहीं जाना है क्या? तब वह बोला कि मैंने अपने एक साथी से राजा के दरबार में अपनी विवाह की बात राजा के पास भिजवा दिया है। राजा नए विवाहित जोड़े को 3 माह की छुट्टी दे देते हैं। अब हम 3 माह तक आनंद लेंगे, उसके बाद फिर राज दरबार जाएंगे। तुम चिंतित न हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा के दरबार में ही रहने को जगह मिल जाएगा, हम साथ में वहीं रहेंगे। पत्नी खुश हुई कि चलो, बहुत अच्छा हुआ, हम गांव में तो एक साथ रह लेंगे, परंतु राज दरबार में ऐसा मौका रोज नहीं मिल पाएगा। पति की ड्यूटी पता नहीं कहाँ लग जाएगी, तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। उसका मन राजमहल में जाने का नहीं कर रहा था। पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे राज दरबार में, और सुना है कि राजा लोग बड़े आशिक मिजाज होते हैं। वह किसी की बहू, बेटी और पत्नी को अपनी बहू बेटी नहीं समझते।
वह बुरी नजर भी रखते हैं। धीरे धीरे 3 माह बीतने को आए तो जीवन घबरा रहा था कि पत्नी को क्या जवाब देगा। यदि वह जिद पकड़ ली तो उसे क्या जवाब देगा, कहाँ ले जाएगा, उसे कैसे मनाएगा कि वह घर में ही रहे। उधर पत्नी सोच रही थी कि कौन सा उपाय लगाऊं कि मुझे पति के साथ राज दरबार में न जाना पड़े। वह अपनी बात पति से कह देना चाहती थी, परंतु डर रही थी कि वह बुरा मान जाएगा। उसे तो पति के अनुसार चलना है, फिर भी प्यार से अपनी बात मनवा लेनी है। वह मौका देखकर बोली, अजी आप सुनते हो, मैं आपके साथ राजमहल में नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर घर में ही रहना चाहती हूँ। और एक बड़ी बात हो गई है कि आप पिता बनने वाले हो। ये बात सुनकर तो जीवन को दुगुनी खुशी हुई। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी राजमहल की बात करे, तो वह स्वतः ही मना कर दी। अब उसके पास समस्या और हुई कि घर में दूसरा कोई नहीं है। अगर पत्नी को छोड़कर कहीं चला जाता है तो अकेली कैसे रह पाएगी। उसे अब हर हाल में घर के आसपास ही रहना होगा। वह पत्नी से बोला कि भाग्यवान, मैं तो सोच रहा था कि तुम राजमहल में मेरे साथ चलो, मगर अब इस हाल में तो तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें अकेली छोड़ भी तो नहीं सकता। अब राज दरबार जाऊंगा और राजा से दरख्वास्त करूंगा कि वह हमें जो भी ड्यूटी दे इधर ही दे, ताकि अपने घर के 10 मील के एरिया में रह सको। स्त्री बोली, अभी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु अकेली कैसे रहो। कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं उसे कैसे पूरा कर पाऊंगी। वैसे मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। मैंने बड़े बड़े खूंखार जानवरों का सामना किया है। मेरी कुल्हाड़ी के आगे सभी दुम दबाकर भाग जाते थे। किसी बदमाश गंवार का भय मुझ में नहीं है। आप घर में 1 माह का सारा सामान रखकर राज दरबार जाओ और कोशिश करो कि घर के आसपास ही रहो। जीवन पत्नी की बात मानकर घर से निकल गया। चूंकि उसे राज दरबार तो जाना नहीं था, राज दरबार से उसका कोई नाता भी नहीं था, और फिर वह एक ठग था, तो नगर में जाना उचित भी नहीं समझ रहा था। वह ठगी के लिए घर से दूर निकल पड़ा कि 1-2 रोज में ही कोई बड़ा हाथ मारकर लौट आएगा। तो वह एक दूर के गांव में गया। जिस वक्त वह उस गांव में गया उस वक्त रात हो चुकी थी। वह अब किसी के घर रुकना चाहता था, तो एक आदमी से बात किया कि भाई, मैं इस गांव में ठहरना चाहता हूं, क्या मुझे ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी। वह आदमी बोला कि भाई, इस गांव में कहीं भी ठहरने लायक जगह नहीं है। तुम गांव के बाहर मंदिर पर रह सकते हो, और कोई तुम्हें रहने की बात करे तब भी किसी के घर मत रुकना। यहाँ कई घर ऐसा है कि लोग खड़े खड़े बेच सकते हैं, इसलिए तुम इस लफड़े में मत पड़ना। जीवन बोला कि भाई, तुम ही अपने घर मुझे रहने दो। वह आदमी बोला, मेरे घर में रहने लायक कोई जगह नहीं है। एक ही घर है, उसमें हम पति पत्नी रहते हैं। एक ही चारपाई है, दूसरी होती तो तुम ही अपने घर से बाहर भी सुला देता, मगर तुम परेशान ना हो, मंदिर पर चले जाओ। जीवन गांव से बाहर मंदिर पर चला गया। उसे दिन भर चलने से भूख लग गई थी। वहां खाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। वह मंदिर पर जाकर लेट तो रहा, परंतु उसका हाल बुरा था। भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। वह लेटे लेटे करवटें बदल रहा था, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि मंदिर के चबूतरे के पास एक आदमी आया हुआ है। वह उस आदमी से बोला कि भैया, इस गांव में भोजन की कोई व्यवस्था है कि नहीं। वह आदमी बोला, अरे भोजन की क्या कमी है, अभी अभी तो मैं सेठ के घर से भोजन करके आ रहा हूं। सेठ जी मुफ्त में हर रात मंदिर पर रुकने वाले को भोजन कराते हैं। लगता है ये बात आपको मालूम नहीं थी। अरे अभी वक्त नहीं बीता है, लोग भोजन पा रहे हैं, आप भी जाकर लाइन में लग जाओ। जीवन बोला, भाई, मैं इस गांव में नया हूं, हमने सेठ का घर देखा नहीं है, आप कृपा कर मुझे वहां पहुंचा दोगे तो बड़ी कृपा होगी। वह आदमी जीवन को लेकर सेठ के घर गया तो सचमुच सेठ के घर भोजन का उत्तम प्रबंध था। तरह तरह के लजीज व्यंजन बने थे। चूंकि जीवन ने उस आदमी से सुन लिया था कि सेठ जी के घर मुफ्त में भोजन मिलता है, तो उसे अब भोजन खाने में संकोच नहीं था। वह छक कर खाया। खिलाने वाले ने भी खूब पूछ पूछ कर खिलाया, ठूस ठूस कर खिलाया। जीवन खाने के बाद पानी पीकर डकार लिया और उठकर चलने को हुआ तो सेठ ने उसे रोक लिया कि अरे चले कहां, जो खाए हो उसका पैसा कौन चुकाएगा। जीवन बोला, पैसा? किस बात का पैसा? अरे मेरे को जो आदमी यहां लाया था वह बताया था कि यहां कोई पैसा नहीं लगता। सेठ बोला, कौन वह आदमी था?
शायद वह आदमी तुम्हें मूर्ख बनाया है। यहाँ पानी के भी पैसे लगते हैं, उठने बैठने के भी पैसे लगते हैं। अगर रहना चाहो तो उसके अलग से पैसे लगते हैं। तुम अभी फिलहाल भोजन पानी के पैसे निकालो। जीवन बोला, ठीक है सेठ जी, यदि पैसे लगते हैं तो आप पैसे ले लो। बोलो, कुल कितने हुए? सेठ बोला, ज्यादा नहीं, 200 सोने के सिक्के हुए। जीवन बोला, सेठ जी काहे मजाक करते हो? एक सोने के सिक्के में 10 आदमी आराम से लजीज व्यंजन खा लेता है, और आप 200 की बात कर रहे हो। सेठ बोला, ससुरा, तुम्हारे दादा का दालान नहीं है यहाँ, जो मैंने कह दिया वह लगेगा। जीवन बोला, ये तो सरासर ज्यादती है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे पास 3 सोने के सिक्के हैं, मैं वही दे सकता हूँ। सेठ बोला, मुझे पैसा निकालना आता है, तेरे पास पैसा नहीं है तो तुझे बेचकर भी पैसा निकाल सकता हो। सेठ अपने आदमियों को आवाज दिया कि इस ससुरे को बंद करो, खाना खाकर डकार भी नहीं लेना चाहता। चमचों ने तुरंत जीवन को पकड़कर एक घर में बंद कर दिया। जीवन अपने आप पर पछता रहा था कि उसने बड़ी गलती कर दी। गांव के एक भले आदमी ने चेताया था कि गांव में किसी के यहां मत ठहरना, बहुत बुरे लोग रहते हैं। खाने के लालच में आकर फंस गया। अब तो ये सेठ मेरे को बेच डालेगा। अब मेरी पत्नी का क्या होगा, जिसे बच्चा होने वाला है? वह तो मेरी राह देखते देखते मर जाएगी। जीवन रात भर अपनी गलती पर पछताता रहा, परंतु वह ठग था, वह हार मानने वालों में से नहीं था। सुबह नजदीक के चोर बाजार में सेठ जीवन को ले गया। उसके साथ और भी 2 लोग थे, साथ में सेठ भी था। सेठ जीवन को उस दलाल के पास ले गया जो गुलामों की खरीद बिक्री करता था। जीवन उसे देखते ही बोला, प्रणाम मामा। दलाल जीवन को बड़ी गौर से देखने लगा। उसे लगा कि शायद यह मेरा भांजा है, मैं उसे पहचान नहीं रहा, मगर यह मुझे पहचान रहा है। दलाल बोला, तुम शकुंतली बहन के तो लड़के नहीं हो? जीवन बोला, वाह मामा, पहचान लिया। बोलो, आप कैसे हो? मामी कैसी है? दलाल बोला, सब ठीक है भांजा, तुम बहन का हालचाल बताओ। जीवन बोला, ठीक है मामा, माँ बहुत ठीक है, बहू जो है उसकी सेवा मन लगाकर कर रही है। मामा, मुझे ये तीनों को बेचना था। दलाल बोला, मगर यह तो सेठ है। जीवन बोला, मामा आप जानते नहीं, ये बहुत मक्कार आदमी है। मेरे से 20,000 सोने का सिक्का लिया, मगर लौटाने में इसकी नानी मर रही है। आप इसे 10,000 में भी ले सकते हो, मैं आज इसे नहीं छोड़ने वाला। दलाल सेठ से बोला, क्यों बे सरे, तू मेरे भांजा को छूना लगाता है? तुझे तो मैं अरब के व्यापारियों को बेचूंगा। उधर सेठ गिड़गिड़ाने लगा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह आपका भांजा है। दलाल ने सेठ पर दया नहीं दिखाई, वह अरब के व्यापारियों को सेठ को बेच दिया। सेठ हाथ जोड़ता रह गया कि मुझे छोड़ दो, मुझसे 500 सोने के सिक्के ले लो, परंतु सेठ की किसी ने नहीं सुनी। 10,000 सोने की मोहरें पाकर दलाल मामा से छुट्टी लेकर जीवन अपने घर को लौट आया और पत्नी से बताया कि राजा ने मुझे अब 1 साल की छुट्टी दे दिया है। राजा के दरबार में नियम है कि पत्नी के देख रेख के लिए 10,000 सोने की मोहरें और 1 साल की छुट्टी मिलता है। उधर संयोग से दलाल के पास उसकी बहन शकुंतला पहुंच गई थी। दलाल ने बताया कि अभी अभी तो तेरा बेटा गया है। शकुंतला हैरान हुई कि मेरा बेटा? अरे तुम्हें यह भी नहीं पता कि मुझे कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। दलाल सिर खुजाने लगा कि उसे कोई मूर्ख बना गया है और रोज किसी न किसी को बेचने वाला सेठ को ही बेच गया है, यानी शेर को 1.25 शेर मिल गया था। उधर जीवन की पत्नी खुश हुई कि अब उसका पति 1 साल तक उसके साथ ही रहेगा। समय गुजरने के बाद सही वक्त पर स्त्री ने एक बेटे को जन्म दिया। पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। बेटे के जन्म पर जीवन ने विचार किया कि अब वह सिर्फ एक बार बड़ी ठगी करेगा और उसके बाद जिंदगी में कोई ठगी नहीं करेगा। ऐसे भी उसके पास इतना धन आ ही गया था कि 10 साल आराम से उसका उपयोग कर सकता था। इस तरह देखते देखते 1 साल गुजर गया, मगर एक बार भी जीवन ने राज दरबार का नाम नहीं लिया। पत्नी ने भी उसे याद नहीं दिलाया कि अब आपको राज दरबार जाना चाहिए। समय गुजरता गया। इस तरह 5 साल गुजर गए। तब पत्नी बोली कि आपको कुछ याद भी है कि नहीं कि आपके आए हुए कितने दिन गुजर गए? अब तक आप राज दरबार नहीं गए, आपको अब अपने काम पर लौट जाना चाहिए। जीवन बोला, भाग्यवान, मैं तुम्हारी याद में इतना खो गया
कि सब कुछ भूल गया। अब जल्दी ही राजा के पास जाऊंगा और विलंब के लिए माफी मांग लूंगा। वह 2-4 दिन में ही घर से राज दरबार के लिए निकल पड़ा। अब वह एक बार राज दरबार में हाथ की सफाई दिखा देना चाहता था, तो वह सीधे राजा के दरबार के लिए चल दिया। पैदल का रास्ता था। इक्का दुक्का तांगा या घुड़सवार मार्ग में चल रहे थे। उसने देखा कि एक तांगा वाला कुछ मान लिए अकेले चला जा रहा है, तो वह तांगा वाले से बोला कि भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया है, अगर तू मुझे कुछ दूर तांगे पर बैठा कर ले चलते तो बड़ी कृपा हो जाती। तांगा वाला बोला, मैं इस वक्त राजा के काम में हूं, कुछ राज दरबार के खजाने लेकर जा रहा हूं। राजा का निर्देश है कि इस तांगे पर किसी को न बैठाए। मैं राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। जीवन बोला, ठीक है भैया, जब राजा का आदेश है कि किसी मरते का भी मदद मत करो, तो तुम उनका आदेश मानो, मुझे मरने दो। इतना कह जीवन जमीन पर लेटकर कराहने लगा। अब तांगे वाला को सोच नहीं रहा था कि क्या करे। अगर तांगे पर उसे बैठा लेता है तो राजा के आदेश का उल्लंघन होता है, और नहीं बैठाता है तो यह आदमी मर जाएगा। बहुत विचार कर तांगा वाला जीवन को तांगे पर बैठा लिया। वह बोला कि देखो भाई, मैंने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, बस तुझे अगली चट्टी पर उतार दूंगा। जीवन बोला, भाई, मुझे भी कोई राज दरबार नहीं जाना है, बस मुझे अगली चट्टी पर वैद्य जी के पास उतार देना। तांगा वाला जल्दी से तांगा लेकर चट्टी पर आ गया। तब जीवन बोला, भैया, बस मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि सिर्फ वैद्य जी को देख आओ कि वह अपने कमरे में है कि नहीं है। इस गली के आखिरी मकान में भूखंड वैद्य रहते हैं। तांगा वाला बोला, मैं अभी देख कर आता हूं, तुम तांगा और तांगे पर रखे सामान को देखते रहना। तांगा वाला अंदर गया तो उसे पता चला कि इस गली में तो कभी कोई वैद्य रहे ही नहीं। वह भागता हुआ तांगे के पास आया तो तांगे से वह आदमी और माल दोनों नदारद था। तांगा वाला बुरी तरह लुट चुका था। वह रोता हुआ राज दरबार गया और बताया कि एक डाकू ने बलपूर्वक तलवार के बल पर सारा माल लूट लिया। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी, उस गुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ, हम उसे फांसी पर चढ़ाएंगे। राजा के सैनिक गांव गांव उस आदमी की तलाश में लग गए। लूटी गई मोहर भी अलग किस्म की थी। उस तरह की मोहर पहले इस राज्य में नहीं थी, तो सैनिक इस बात का पता लगा रहे थे कि उस तरह की मोहर किस इलाके में चलाई जा रही है। उधर बहुत सारा माल लेकर जब जीवन घर गया तो पत्नी को पहली बार शक हुआ कि यह धन लूट का है। कोई भी नौकरी करने वाला आदमी इतना ज्यादा रकम नहीं पा सकता। वह पति से बोली, आपने मुझे अंधेरे में रखा कि आप क्या करते हो? यह तो साफ है कि आप कोई नौकरी नहीं करते, आप एक डाकू हो या ठग हो। जीवन बोला, भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? मैं और डाकू? ना बाबा ना, मैं कोई चोरी नहीं करता, थोड़ा बहुत हाथ की सफाई दिखा देता हो, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। स्त्री बोली, आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ठग से ब्याही जाऊंगी। मैं मेहनत की कमाई खाने वाली स्त्री हूं, आपने मुझे हराम का अन्न खिला दिया। जीवन बोला, भाग्यवान, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा। मैं मेहनत की कमाई खाऊंगा, तुम थोड़ा धीरज रखो। स्त्री बोली कि अब क्या धीरज रखो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। चोर और ठग की स्त्री भला धीरज रख सकती है? अब आपको राजा के सैनिक कब आकर पकड़ लें, कोई भरोसा नहीं, और वह तुनका मिजाजी राजा आपको देखते ही फांसी पर चढ़ा देगा। ऐसे में मेरा भविष्य तो चौपट हो जाएगा। जीवन बोला, भाग्यवान, तुम नाहक परेशान हो रही हो। अरे, मैं हाथ की सफाई को आज नया नहीं कर रहा हूं, मेरा आधा जीवन यही सब करते हुए पता नहीं कैसे गुजर गया। अरे, मुझसे कोई पार न पाएगा। तुम राजा की चिंता छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अब सुख का जीवन जियो। स्त्री बोली, राम जाने अब आपके साथ क्या होगा। राजा के सैनिक पता लगा रहे होंगे, उन्हें जैसे ही पता चलेगा वह हमारे घर धावा बोल देंगे। जीवन बोला, भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उनके पकड़ में आऊंगा ही नहीं। मेरा एक आदमी अभी अभी यहां आएगा और ये सारा धन बैलगाड़ी सहित यहां से गायब कर देगा। मैं बहुत ही सतर्क आदमी हूं। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि सैनिक के वेश पहने हुए एक आदमी उसके घर में चला आया। जीवन की पत्नी उस सैनिक को देखकर एकदम से सन्न रह गई। जीवन बोला, भाग्यवान,
घबराओ नहीं, यह मेरा ही आदमी है। मैंने ही इसे सैनिक का वस्त्र पहनाया है ताकि यह किसी के पकड़ में ना आए। जीवन अपने आदमी को समझाकर बैलगाड़ी को वहां से भेज दिया। सैनिक का वेश बनाए आदमी का नाम जोखन था। जोखन और जीवन दोनों साथ मिलकर बहुत सी ठगी को अंजाम दिए थे। जोखन बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। जोखन बोला, जीवन भाई, मैं गुफा की तरफ चलता हूँ। तुम भोजन का सामान लेकर सुबह तक गुफा में चले आना, और एक बात का ध्यान रखना, राजा के सैनिकों से बच के आना। वह इस समय पूरे नगर में छप्पे छप्पे पर तैनात है। जीवन बोला, अरे हाँ भाई, मुझे पहले से ही पता है। तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो? भूल गए क्या तुम? मैं तुम्हारा गुरु हूं, शिष्य नहीं, और शिष्य गुरु को ज्ञान नहीं देते। अब बिना विलंब किए तुम बैलगाड़ी सहित गुफा में जाओ। जोखन बैलगाड़ी लेकर गुफा की तरफ तेजी से चल पड़ा। गांव से गुफा की दूरी कोई खास नहीं थी, परंतु उतनी जरूर थी कि उस गुफा तक जाने में आधे घंटे का समय लग जाता था। जोखन बैलगाड़ी हाँकते हुए गुफा की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। उधर राजा सुखदेव के सैनिक नगर के हर चौराहे पर कड़ी निगरानी के साथ खड़े थे। उन्हें यकीन था कि चोर जब बैलगाड़ी से है तो जरूर नगर के मार्ग से ही बाहर जाएगा। सेनापति सैनिकों से बोला, सैनिकों, हमें किसी भी कीमत पर उस ठग को बच के नहीं जाने देना है। बात राजा की शान की है। अब चाहे हमें किसी भी रास्ता का प्रयोग करना पड़े, परंतु उस ठग को बच के जाने नहीं देना है। सेनापति की बात सुनकर सैनिकों के अंदर और जोश जगा। उधर ठग का चेला जोखन बैलगाड़ी सहित गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर जाकर वह बैलगाड़ी से सारा माल उतार दिया और उसे गुफे के अंदर ही छिपा दिया। इसके बाद बैलगाड़ी को ठिकाने लगाने चल पड़ा। वह गुफा से कुछ दूर जाने के बाद बैलगाड़ी को नगर की तरफ मोड़ के बैल को तेजी से हाँक दिया। बैल दोनों गाड़ी को खींचते हुए नगर के अंदर प्रवेश कर गए। जोखन के लिए अब कोई परेशानी नहीं थी। वह आराम से गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। इधर ठग जीवन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, अब तुम ऐसा करो कि अपने पिता के पास चली जाओ। अभी कुछ दिन घर पर रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तुम बेटे को लेकर अभी यहां से चली जाओ। पत्नी बोली, अजीब आदमी हो आप। यहां से भाग जाने से जान थोड़ी बच जाएगी। भाग जाने से हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। राजा के सैनिक सबकी तलाशी ले रहे हैं तथा नगर की सीमाओं पर भी तैनात है। अगर वह हमें जाते हुए पकड़ लेते हैं तो मामले का खुलासा हो जाएगा। आप चुपचाप शांत रहिए। अरे, मैं तो कहती हूं कि राजमहल का धन आप महल जाकर वापस लौटाओ। पाप का धन मुझे नहीं चाहिए। ठग जीवन बोला, भाग्यवान, तुम एकदम भोली बनकर रह जाओगी। किसने कहा यह पाप का धन है? धन पर कहां लिखा है कि पाप का धन है? भाग्यवान, ये राजा का धन थोड़ी है। ये धन तो हमारी प्रजा का है, जिसे राजा बलपूर्वक लूट कर ले जाता है और ऐश की जिंदगी जीता। वैसे भी इतने धन से राजा का क्या बिगड़ेगा? राजा तो हमेशा राजा रहता है। वह जब मर्जी तब प्रजा को लूट सकता है, अपने उलटे सीधे नियम बना के। पत्नी बोली, आप मेरी बात कभी सुनते हो जो आज सुन लोगे? आपके मन में जो आए आप करिए। ठग जीवन बोला, हाँ भाग्यवान, अब तुम आई पहाड़ के नीचे। पत्नी को इसी प्रकार अपने पति की हर बात माननी चाहिए। अरे, पति भगवान का रूप होता है। पत्नी अपने मन में सोची, ये ठग और बदमाश लोग भी अजीब होते हैं। ये अपनी करनी भूल के खुद को भगवान ही समझ लेते हैं। अगर यह मेरा पति नहीं होता तो मैं समझा देती भगवान कैसा होता है। खैर, राम जाने यह क्या करेंगे। जीवन बोला, भाग्यवान, मैं अब चलता हूं। तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना। मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे। मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। जीवन राशन और जलावन का सामान लेकर गुफा की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर चलने के उपरांत राजा के सैनिक जीवन के सामने आ गए। जीवन उन्हें देख मन में सोचा, यह ससुरेली राजा के पिल्ले अचानक से मेरे सामने कहां से आ गए? अभी तो ये नगर में ही भ्रमण कर रहे थे, नगर से बाहर कैसे आ गए? तभी एक सैनिक कड़कते हुए बोला, क्यों बे, कौन है तू? आधी रात का पहर है और इतना सामान लेकर कहां जा रहा है? ठग जीवन जब इतना सुना उसका तो गला ही सूखने लगा। जीवन बोला, माई बाप, मैं एक किसान हूं। दरअसल नहर में पानी आया है। इसका खबर थोड़ी देर पहले मेरे एक गांव के आदमी ने बताया। मालिक, गेहूं का फसल सूख गया है और वह अब मरने के कगार पर है।
वैसे में किसान होने के नाते मैं अपना फसल नहीं बर्बाद कर सकता। जैसे ही मुझे पानी का पता चला, मैं घर से खेत के लिए चल पड़ा। सैनिक जीवन की बात सुन के, उसकी मेहनत भरी कहानी सुन खुश होते हुए बोले, वाह, यह तो बहुत ही सुंदर बात है। आप जैसे किसान को हमारा नमन है। जाइए किसान देवता, आप अपने खेत की सिंचाई कीजिए। ठग जीवन अपने चतुराई तथा ठग विद्या के कारण सैनिकों के सामने से चला गया। वह तेजी के साथ चलते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा में उसका चेला जोखन पहले से ही इंतजार में बैठा था। जोखन अपने उस्ताद को देख मन ही मन बहुत खुश हुआ। जोखन बोला, उस्ताद, आप बात के बहुत ही पक्के हो। मैंने आपसे कहा था कि सुबह तक आप गुफा में आ जाना, परंतु आप तो पहले ही आ गए। ठग जीवन बोला, ससुरा जोखन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कोई चेला नहीं जो आलस करके घर पर पड़ा रहूंगा और तुम्हें अकेला इस गुफा की मुसीबत में फंसने के लिए छोड़ दूंगा। अरे, गुरु होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। छोड़ो ये सब बातें, अब जल्दी से बताओ, माल कहाँ कहाँ छुपाए हो? मुझे भी दिखाओ भाई, तुम्हारा दिमाग कहाँ तक चलता है? जोखन बोला, बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ उस्ताद। वह जीवन को गुफा के और अंदर ले गया तथा राजमहल का हड़पा धन दिखाने लगा। वह गुफा के अंदर सोना चांदी बहुत ही बारीकी से छुपाया था। अनजान व्यक्ति वहां कभी नहीं ढूंढ सकता था। वह इस कदर गुफा की मिट्टी में सारा हीरा, गहना और धन दबा दिया था। ठग जीवन बोला, अरे वाह, क्या बात है जोखन, तुम प्रशंसा के लायक हो। एक बात तो मैं मान गया, तुम्हारे अंदर दिमाग है, परंतु मुझसे अभी भी थोड़ा कम है। खैर, बहुत सुंदर काम किए हो। जोखन बोला, उस्ताद, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं आपसे अधिक दिमाग वाला हो जाऊंगा। आप बस समय का इंतजार कीजिए। ठग जीवन बोला, हाँ ससुरा, बाद में दिमाग वाला बनना। फिलहाल तुम भोजन का प्रबंध करो, मैं खाने पीने का सामान ला दिया हूँ, अब झट से उसे पका दो। उधर राजा का सेनापति राजा के सामने हाजिर हुआ। चोरी की घटना बीते एक दिन गुजर गया था, परंतु चोर का पता अब तक नहीं चला था। राजा सेनापति से बोले, सेनापति, क्या खबर लाए हो? जल्दी से मुझे सुनाओ। सेनापति बोला, क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु हमें अब तक कुछ पता नहीं चला। नगर में चोर कहां से आया और वह चोरी के बाद कहां गया, इसका अंदाजा ही नहीं मिल रहा। राजा बोले, यह क्या बात हुई? आप पूरे नगर में सैनिक तैनात किए हैं ना, फिर भी अब तक कुछ पता नहीं चला। आखिर यह कैसे हो सकता है? अब तक तो पता चल जाना चाहिए था। सेनापति बोला, महाराज, वही तो बात है। नगर के हर चौराहे पर हमारे बहादुर सैनिक तैनात है। वह चोर अगर गलती से भी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा, पर वह चोर बहुत ही शातिर है। यह समझ लीजिए कि वह कोई ठग है। उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। राजा बोले, सेनापति जी, काम मुश्किल हो चाहे आसान हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप अपने साथ और सैनिक लगा लीजिए, हो सके तो गुप्तचर भी तैनात कीजिए, परंतु किसी भी कीमत पर मुझे उस चोर तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सेनापति बोला, महाराज, आपके आदेश का पालन हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। मैं आज ही अपने महल के गुप्तचरों को इस काम के लिए भेज देता हूँ। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर नगर की तरफ चला गया। राजा अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या चोर पकड़ा जाएगा या फिर सेनापति हवा बना रहा है? मंत्री बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि चोर बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे महल के आधे सैनिक नगर के हर चौराहे पर तैनात है। ऐसे में चोर का बचना बहुत ही मुश्किल है। राजा बोले, मंत्री जी, हम लोग 2 दिन का इंतजार कर लेते हैं, इसके बाद हम और आप स्वयं उस चोर के फिराक में लग जाएंगे। मंत्री बोला, महाराज, आपकी जैसी आज्ञा होगी, हम उसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। मंत्री की बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुए। उधर राजा और मंत्री की बात सुकट नाई का बेटा बासुनाई छिपकर सुन रहा था। दरअसल बासुनाई प्रतिदिन राजा का हजामत बनाने आता था। वह राजा के कमरे में प्रवेश किया। राजा और मंत्री जब उसे कमरे में देखे, वह पूरी तरह से हैरान हुए। यह ससुरा क्या, नाई का बच्चा यहां कैसे आ गया? कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली? राजा बोले, आओ आओ सुकट नाई के बेटे बासुनाई, आज बड़ा जल्दी महल चले आए। बासुनाई बोला, महाराज, वह मुझे दूर गांव में जाना है, बस उसी के लिए आज जल्दी चला आया।
मैं जल्दी से हजामत बनाकर महल से चला जाऊंगा और दूर गांव से जल्दी लौट आऊंगा, ताकि पुनः कल समय से मैं महल आ सकूं। मंत्री बोला, बासु, तुम ये बताओ, अभी हम दोनों जो बात कर रहे थे, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? बासु नाई था तो मूर्ख स्वभाव का, परंतु कहा गया है ना, जैसी संगति वैसी रंगत। वह अपनी पत्नी के साथ रहते रहते थोड़ा सा अक्ल वाला बन गया था। बासु नाई डरते हुए बोला, कैसी बात मंत्री जी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, क्या कोई बात हुआ है क्या? राजा बोले, नहीं नहीं बासु नाई, कोई बात नहीं है, तुम अपना हजामत बनाओ और यहां से अपने यात्रा पर जाओ। बासु नाई जल्दी से हजामत बनाने लगा। कुछ ही देर में राजा का हजामत बन गया। वह अपना एक सोने का सिक्का लेकर अपने घर की तरफ तेजी के साथ चल पड़ा। कुछ देर चलने के उपरांत वह अपने घर पधार गया। घर पहुंचते ही बासु नाई अपनी पत्नी के पास गया। बासु नाई बोला, भाग्यवान, एक राज की बात सुन के आ रहा हूं। राजा और उनका मंत्री आपस में बात कर रहे थे, मैं उनकी बात छिप के सुन लिया। पत्नी बोली, छिप के सुन लिया? कैसी बात है जो छिप के सुनना पड़ा? जल्दी से हमें भी बताइए। बासु नाई बोला, भाग्यवान, आज सुबह मैं राजा का हजामत बनाने उसके पास जा रहा था। मैं अभी उसके कमरे के बाहर ही था। अंदर मंत्री और राजा आपस में बात कर रहे थे कि अगर चोरी हुआ माल जल्दी नहीं मिलता तो 2 दिन बाद वह दोनों भी खोज में निकल जाएंगे। दरअसल हमारे नगर का कोई बड़ा ठग राजमहल का एक बैलगाड़ी सोना बीच रोड से गायब कर दिया है। नाई की पत्नी बोली, अच्छा, तो ऐसा बात है? तभी मैं कहूं, आखिर राजमहल के सारे सैनिक इस प्रकार सड़क पर क्यों आ गए हैं? जरूर कुछ बड़ा कांड हुआ है। बासु नाई बोला, भाग्यवान, कांड नहीं, चोरी हुआ है। राजा और मंत्री तो यही बात कर रहे थे, तुम यहां अलग ही बता रही हो। नाई की पत्नी बोली, अरे मूर्खों के नंदन, अजीब इंसान हो तुम, तुमसे बहस करना ही मूर्खता है। तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं देखती हूं इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। उधर ठग जीवन और उसका चेला जोखन 2 दिन से गुफा के अंदर ही बैठे थे। 2 दिन गुजर जाने के कारण अब उनका राशन पानी खत्म होने के कगार पर था। ठग का चेला जोखन अपने उस्ताद जीवन ठग से बोला, उस्ताद, हम यहाँ 2 दिन से बैठे हैं, अब हमारे पास खाने का भी इंतजाम नहीं है। आप जो राशन लेकर आए थे वह अब खत्म हो गया है। नौबत ये आने वाला है कि आज शाम का भी भोजन नहीं है। ऐसे में हम लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? ठग जीवन बोला, चेला, तुम बात तो सही बोल रहे हो। आखिर ऐसे धन का हम क्या करेंगे जो हमारे काम ही ना आए। अब तो हमें भोजन की परेशानी होने वाली है, परंतु हम इतनी आसानी से इस धन को कैसे छोड़ सकते हैं? जोकन बोला, उस्ताद, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, परंतु उससे बड़ी समस्या यह है कि हम बिना भोजन के भी जीवित नहीं रह सकते। हमें भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। ठग जीवन बोला, जोखन, मेरे पास एक उपाय है। तुम अब ऐसा करो कि मेरे घर चले जाओ और अपनी भाभी से 2 दिन का राशन किसी भी तरह मांग कर लाओ। हम 2 दिनों में कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा यह सारा धन काम में आ जाएगा। फिलहाल तुम जल्दी से घर जाओ। जोखन बोला, ठीक है उस्ताद, मैं आपके घर जाता हूं और भाभी से राशन मांग कर लाता हूं। जोखन गुफा से निकलकर नगर की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसे राजा के सैनिकों से काफी भय था, परंतु वह भी मनचा हुआ खिलाड़ी था। जोखन रास्ते में चलते चलते अपने मन में विचार किया, क्यों न अपने उस्ताद जीवन के साथ ही एक ठगी का खेल खेला जाए। वह ससुरा खुद घर न जाकर मुझे राशन लेने के लिए भेजा है। इसका मतलब साफ है कि वह खुद को सुरक्षित बचा के मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है। अगर गलती से राजा के सैनिक मुझे बंदी बना लिए तो मुझे तो फांसी हो जाएगी और वह ससुरा उस्ताद का बच्चा पूरा जीवन आनंद में रहेगा। मैं इसका अब कुछ उपाय करता हूँ, जरूरत पड़ने पर ठिकाने पर लगा सकता हूँ। जोखन अपने मन में विचार करते हुए जीवन के घर में प्रवेश कर गया। जीवन की पत्नी अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। वह बहुत ही भयभीत थी। जब उसने चमचे जोखन को देखा तो जीवन की पत्नी बोली, अरे जोखन बबुआ, तुम यहाँ? कहो बबुआ, सब कुशल मंगल है ना? तुम्हारे भैया ठीक है ना? बबुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? जोखन उदास होते हुए बोला, भाभी, अब आपसे कैसे नजर मिलाऊं? मैं तो डूब के मरना चाहता था, पर आधा अधूरा बात छोड़कर मुझसे आत्महत्या भी नहीं हुआ। इसीलिए आपको सच्चाई बताने हेतु निर्लज्ज की भांति यहाँ चला आया। जोखन की बात सुनकर जीवन की पत्नी सहम सी गई।
पत्नी बोली, बबुआ जल्दी से बताओ क्या हुआ है? कोई अनहोनी तो नहीं हुआ ना बबुआ? जोकन बोला, भौजाई अनहोनी पूछती हो? वहां तुम्हारा दुनिया ही लुट गया। जीवन की पत्नी बोली, देखो जोखन बबुआ, अब यह बुझानी बुझाना बंद करो, मेरा सांस अटका जा रहा है, तुम जल्दी से बताओ क्या बात हो गया है। जोखन बोला, भाभी मैं सोना चांदी से लदे बैलगाड़ी को लेकर गुफा के अंदर सही सलामत चला गया। इसके बाद वहीं पर बैठकर भैया के आने का इंतजार करने लगा। भैया अपने सही समय से गुफा में आ भी गए। हम दोनों 2 दिन से गुफा में ही थे, परंतु हमें भनक ही नहीं चला कि गुफा में एक शेर भी रहता है। आज अचानक सुबह में हम दोनों सो के उठे थे, शेर हमारे सामने अचानक आ गया और भैया को कच्चा खा गया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के गुफा के अंदर से बाहर आया। भाभी मुझे माफ कर देना। जीवन की पत्नी जब इतना सुनी, वह गश्त खा के वहीं पर गिर पड़ी। उसका सुध बुद्ध सब खो गया। उसके जमीन पर गिरा देख जोखन अपने मन में सोचा, अरे महाराज ये क्या हुआ? ये ससुरी और कहीं मर तो नहीं गई? मर गई होगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, मेरे सर तो एक हत्या लग जाएगा। बड़ी ही मजबूत दिखाई देती थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी कमजोर है। जोकन पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा। ठग जीवन की पत्नी होश में आई। पत्नी फफक फफक के रोने लगी। जोकन यही तो चाहता था कि वह कमजोर पड़े और मैं उसको सहारा देकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दूं। जोकन बोला, भाभी तुम दुखी मत हो। अरे भैया नहीं है तो क्या, मैं अभी जिंदा हूं ना, मेरे रहते तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं पालन करूंगा तुम्हारा और बच्चे का। जीवन की पत्नी रोते हुए बोली, दही जरा की नाथी, यहां से जल्दी चला जा। मैं गरीब जरूर हो परंतु छिनार नहीं हो जो 10 जगह मुंह मारती चलो। मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं उसकी विधवा बन गई और पूरा जीवन उसकी विधवा बनकर रह लूंगी। तुम अपना गंदा मानसिकता लेकर यहां से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो काली माता जाग गई तो तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। जोखन जब इतना सुना, उसके तो पसीने ही छूटने लगे। उसके बदबूदार सपने टूट चुके थे। जोखन वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझा। वह झट से घर के बाहर निकलकर बनिया के दुकान की तरफ चल पड़ा। वह बनिया के दुकान से कुछ राशन का सामान लिया। इसके बाद उसका पैसा दे दिया और गुफा की तरफ सामान उठा चल दिया। रास्ते में वह अपने मन में सोचता हुआ जा रहा था, ये ससुरी आज देखने में ही ठग लग रही थी, बाकी ईमान की बिल्कुल पक्की निकली। खैर मुझे इससे क्या मतलब, मैंने अपना चाल आजमाया, अब आगे का चाल ससुरा उस्ताद के साथ खेला जाएगा। वह तेजी के साथ गुफा की ओर बढ़ गया। इधर जीवन की पत्नी अपने घर में बहुत ही दुखी होकर बैठी थी। वह मन की पीड़ा से आहत हो चुकी थी। उसके मन में जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वह सोच रही थी, काश मैं अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक ली होती तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसके गलत कारनामे के कारण ही उसे मृत्यु की प्राप्ति हुई है। वह बार बार यही बात सोचती और एकदम से विचलित हो जाती। वह अंत में अपने आप से हार गई। उसका मन अब उसे कोस रहा था। वह अपने बच्चे को उठाई और गांव के कुएं की तरफ तेजी से बढ़ गई। थोड़ी ही देर के उपरांत वह कुएं पर पहुंच गई। गांव के कुएं पर पहले से ही स्त्रियों का जमावड़ा था। उसने एक स्त्री को अपना बच्चा थमा दी। वह औरत खुशी खुशी बच्चे को थाम ली। उसे लगा कि पानी भरने के लिए वह अपने बच्चे को उसे दे रही है, तो वह खुशी खुशी बच्चे को ले ली। जीवन की स्त्री कुएं के भीतर कूदने के लिए लपकी, परंतु उसके पास ही बासुनई की पत्नी घरेलू उपयोग के लिए पानी भर रही थी। उसकी नजर अचानक उसके ऊपर गई। वह झट से उसका हाथ पकड़ ली। ठग जीवन की पत्नी बाल बाल बच गई। बासुनई की पत्नी झट से उसे बाहर खींच ली और डांटते हुए बोली, शर्म नहीं आता क्या तुम्हें? अरे एक नवजात को छोड़ के तुम जान देने जा रही हो, लगता है स्त्री के नाम पर कलंक ही हो। जीवन की पत्नी फफक फफक के रोने लगी। बासुनई की पत्नी को लगा कि यह मेरी बात सुनकर दुखी हो गई, उसी कारण जोर जोर से रो रही है। मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। बासुनई की पत्नी बोली, बहन पहले आप शांत हो जाओ, मैं जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। दरअसल गुस्सा होने के कारण मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गया। बहन मुझे माफ कर दो। ठग जीवन की पत्नी बोली, बहन तुमने मुझे क्यों बचाया? अरे मैं मरना चाहती हूँ, मैं नहीं जी सकती इस दुनिया में, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बासुनई की पत्नी बोली,
बहन, तुम जीवन भाई जी की पत्नी हो ना? तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें घर ले जाकर समझाती हूँ। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। बासुनाई की पत्नी उसे अपने घर लेकर चली गई। घर जाने के बाद बासुनाई की पत्नी बोली, बहन, सबसे पहले तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं बच्चे के लिए दूध तथा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। बासुनाई की पत्नी घर के अंदर चली गई तथा प्रेम पूर्वक थाली परोसी और बच्चे के लिए दूध की कटोरी ली। इसके बाद रसोई घर से बाहर चली आई। उसने ठग जीवन की पत्नी को भोजन की थाली परोसी तथा बच्चे को दूध पिला दी। बासुनाई की पत्नी बोली, अब तुम्हारा मन कुछ शांत हुआ होगा बहन। भूखे प्यासे इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता है। भोजन सबसे पहले जरूरी है किसी भी तंदुरुस्त मन के लिए। बताओ बहन, क्या बात हुआ है? जीवन की पत्नी अपनी सारी कहानी बासुनाई की पत्नी से बता दी। बासुनाई की पत्नी बोली, आई हो दादा, ऐसा बात हो गया है। जीवन भाई साहब तो कहा करते थे कि वह राजा के गुप्तचर है, परंतु वह एक शातिर ठग थे। राम राम बहन, तुम्हारा तो जीवन खराब हो गया। जीवन की पत्नी बोली, बहन, मुझे तनिक भी भनक नहीं था कि मेरे पति ठग हो सकते हैं। शादी से पहले वह मुझे यही बताए थे कि वह राजमहल में काम करते हैं, परंतु शादी के 5 साल बाद मुझे पता चला। बासुनाई की पत्नी, जो राजा के चोरी की बात सुन चुकी थी, ने मन में सोचा, इसका मतलब जोखन ने झूठ बोला है। शेर ने जीवन को नहीं खाया, वह सोना अभी भी गुफा में है। राजा का चोर अभी जिंदा है। फिर वह बोली, देखो बहन, जो होना था सो हो गया। अगर हम दोनों में से कोई भी राजा से यह बात बताने जाता है कि उसका लूटा हुआ धन दौलत जंगल की गुफा में पड़ा हुआ है, तो राजा तुरंत फांसी चढ़ा देगा। जीवन की पत्नी बोली, बहन, तुम ऐसा करो, मेरे इस बच्चे को पाल लो। मैं राजा से सारा सच बता के खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगी। वैसे भी अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है? बासुनाई की पत्नी बोली, देखो बहन, तुम पागल मत बनो। मैं समझ सकती हूँ एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद क्या महसूस करती है, परंतु तुम्हें इस बच्चे के लिए जीना है। तुम इसका मासूम चेहरा देख लो और फिर निर्णय कर लो। तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। जीवन की पत्नी बोली, बहन, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। आज नहीं तो कल इस मामले का पता जरूर चलेगा। ऐसे में मेरे पति जीवित नहीं है, उनके बदले मुझे ही सजा मिलेगा, तो मेरा मरना तो निश्चित है। ऐसे में इस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इसीलिए तुमसे आग्रह कर रही हूं, तुम मेरे बच्चे को संभालो। बासुनाई की पत्नी बहुत ही चतुर स्वभाव की थी। वह बिल्कुल शांत होकर अपने मन में कुछ विचार की। इसके बाद बोली, बहन, तुम अब यहां से उठो और तुरंत अपने मायके चली जाओ। और हाँ, भूल के भी वापस मत आना। जब कुछ साल गुजर जाएंगे तब तुम पुनः अपने घर आकर रहना। वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? जीवन की पत्नी बोली, बहन, मैं किसी गांव की नहीं हूं। मेरे पिता जंगल में ही झोपड़ी बना के रहते हैं और लकड़ी काट के बेचा करते हैं। बासुनाई की पत्नी बोली, ये तो और भी अच्छी बात है। कुल मिला जुलाकर ये तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा जैसा है। तुम चुपचाप यहां से भाग जाओ और अपने पिता के साथ कुछ दिन रह लो। मामला जब शांत हो जाएगा फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तो अपने घर वापस आकर रहने लगना। ठग जीवन की पत्नी गांव से निकलकर जंगल चली गई। जंगल में उसके पिता उसे मिले। अपनी बेटी की दुख भरी कहानी सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। ठग की पत्नी अपने पिता के साथ रहने लगी। उधर गुफा के अंदर ठग जीवन और जोखन लगभग 10 दिन का समय गुजार दिए थे। इतने दिन बीत जाने उपरांत भी उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ठग का चेला जोखन 10 दिनों में अपने मन में एक कूटनीति तैयार कर लिया था। जोखन बोला, उस्ताद, मेरे पास इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही सटीक तरकीब है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बता सकता हूं। ठग जीवन बोला, भक्त ससुरा, तुम भी गजब बतियाते हो। मैं तुम्हारा गुरु हूं। मेरे पास ठगी का तजुर्बा है। उसके बावजूद भी अब तक मेरा अनुभव काम नहीं कर पाया, और तुम 2 दिन का लौंडा, मेरा ही ठगी सिखाया हुआ चेला, मुझे सुझाव देने चला है। चुपचाप शांति से बैठे रहो, अन्यथा यही पटक के मारूंगा। बड़ा आया सुझाव देने वाला। जोखन अपने मन में सोचा, ससुरा, ये तो समय बताएगा कौन ठगी का बड़ा खिलाड़ी है। समय आने दो, ऐसा मुंह के बल धकेलूंगा ना कि तुम्हारी भटकती आत्मा भी कांप जाएगी। जोखन बोला, उस्ताद, आप मुझ पर यकीन कीजिए,
मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही जरूरी है। अरे, हम दोनों के जीवन का सवाल है, आप मेरी बात समझिए। आखिर हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? अगर गलती से राजा के सैनिक इधर चले आए तो हम ही कैद हो जाएंगे। ससुरा राजा बिना देरी किए हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलवा देगा। ठग जीवन बोला, अच्छा ससुरा, तुम जब बताना ही चाहते हो तो चलो एक मौका देता हो, जल्दी अपना सड़ा गला सुझाव दो। जोखन बोला, उस्ताद, हमारे जान पहचान का एक जौहरी है जो हमारा सारा माल लेकर इसके बदले हमें कई टुकड़ों में हीरा दे देगा। लगभग इस धन का 50 टुकड़ा हीरा मिल जाएगा, जिससे हम बड़े ही आसानी से अपने नगर के जौहरी को बेच के उससे बहुत सारा धन ले लेंगे। इस प्रकार की चतुराई से राजा क्या, उसके बाप को भी हमारे इस ठगी का भनक नहीं लगेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं जुटेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठग जीवन बोला, वाह चेले, तुम तो सच में चतुर हो गए हो। मैं तो समझ रहा था कि तुम कुछ उल्टा सीधा दिमाग ला गए हो, परंतु तुम्हारी चतुराई तो सराहनीय है। परंतु चेला, एक समस्या अभी और है। आखिर हम यह इतना सोना एक साथ किसी जौहरी के पास कैसे ले जाएंगे? यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जोखन बोला, उस्ताद, आप निश्चिंत रहिए। हम जिस जौहरी के विषय में बताए हैं वह असल में मेरा एक खास दोस्त है। हमें सिर्फ उससे जाकर मिल लेना है, आगे का काम वह खुद ही कर देगा। ठग जीवन बोला, तो फिर देर किस बात की? तुम जल्दी से उसके पास जाओ और इस बात की खबर उस तक दे आओ। जोखन बोला, उस्ताद, धंधे के मामले में मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। हम दोनों गुरु और शिष्य भले ही हैं, परंतु हमारा अपना अपना हिसाब है। आप और मैं दोनों लोग उसके यहाँ चलेंगे और इसकी कीमत तय करेंगे। इस प्रकार हमारा संबंध हमेशा बरकरार रहेगा। दोनों गुफा से निकलकर अड़ोस के राज्य की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते चलते जीवन बोला, चेला जोखन, हम दोनों गुफा से निकलकर चल तो दिए हैं, परंतु तुम यह समझ लो, ये काम किसी खतरे से कम नहीं है। ससुरा, कोई गलती से भी उस गुफा के अंदर चला जाता है, वह तो माला माल हो जाएगा। उसके आने वाली नस्लें भी इत्मीनान से बैठकर खाएगी। जोखन बोला, उस्ताद, आप निश्चिंत रहो। आपको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम ठीना बुद्धि है। अरे, उस गुफा में कोई नहीं जाता, आप जानते नहीं क्या? वह गुफा बहुत ही खतरनाक है। उसके नाम के कई अफवाह उड़ा हुआ है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहे। जीवन और उसका चेला जोखन जंगल के रास्ते ही पड़ोस के राज्य में प्रवेश कर गए। सबसे पहले दोनों एक सराय में ठहर गए। जोखन बोला, उस्ताद, आप आराम से सो जाइए। मैं अपने जौहरी मित्र के यहाँ से उसका पता लगा के आता हूँ। आखिर उसकी दुकान कहाँ पर है? जीवन बोला, लेकिन जोखन बबुआ, तुम तो मुझसे कुछ और ही बता रहे थे। तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा मित्र है, बस उसके पास जाना है, वह हमारा सारा काम कर देगा। यहाँ आकर अलग ही तमाशा बना रहे हो। जोखन बोला, उस्ताद, आप इतना उत्तेजित हो जाते हो ना कि मैं अब आपसे क्या ही कहूँ। अरे, मेरा दोस्त है, ये बात सही है, परंतु मुझे उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। ऐसे में उसकी दुकान कहाँ है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी सुविधा के कारण नहीं चाहता कि आप भी मेरे साथ इस नगर की गलियों में भटकें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो आप मेरे साथ ही चलो। अरे, आजकल भलाई का जमाना ही कहाँ है। जिसके विषय में हम अच्छा सोचते हैं वह ससुरा हमें बुरा समझ लेता है। जीवन बोला, अरे अरे, मेरा प्यारा चेला, तुम तो बात बात पर नाराज हो जाते हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाओ बबुआ, तुम पता लगा के आओ, मैं तब तक अपनी नींद पूरा कर लूं। जोखन वहां से अपने मित्र की तलाश में चल पड़ा। दरअसल जोखन का कोई जौहरी मित्र नहीं था, बल्कि उसका जो मित्र था असल में वह एक नंबर का धूर्त इंसान था। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसका संगत वैसे लोगों से खुद ब खुद जुड़ जाता है। वैसे ही जोखन की मित्र मंडली उसके जैसा ही धूर्तों से भरी पड़ी थी। वह अपने गुरु ठग जीवन को ठगने के लिए अपने मित्र के यहाँ पहुंच गया। उसका मित्र बड़ी ही आसानी से उसे मिल गया। उसके मित्र का नाम जनार्दन था। जनार्दन एक मंझा हुआ ठग था। वह राह चलते व्यक्ति को इस प्रकार से ठगता था कि राहगीर अपना नाम भी भूल जाता था। जनार्दन अपने ठग मित्र जोखन को देखते ही बोला, अरे मेरा लंगोटिया यार जोखन, आओ मेरे भैया, स्वागत है तुम्हारा। जोखन बोला, और मित्र जनार्दन, क्या हालचाल है? सब समाचार बढ़िया है ना? जनार्दन बोला, हाँ दोस्त,
सब कुशल मंगल है। धंधा एकदम मस्त चकाचक है। रोज नया बकरा आता है और खुद से हलाल होकर चला जाता है। जोखन बोला, मित्र, अब छोड़ो बकरों की हलाली। अरे, कब तक इस प्रकार गुजारा करोगे? आज तुम्हारे लिए एक अवसर ले आया हूं, जिसमें बकरा नहीं बल्कि एक हाथी को हलाल करना है। जनार्दन बोला, हाथी को हलाल करना है? मित्र जोखन, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बताओ मित्र जोखन। जोखन बोला, मित्र, एक बहुत शातिर ठग राजा सुखदेव का एक बैलगाड़ी सोना उड़ा दिया है और वह मेरे साथ इस नगर में आया है। वह बहुत बड़ा शातिर ठग है। हमें उस ठग के साथ ठगी करना है और उसको ठिकाने लगा के सारा सोना चांदी आपस में बांट लेना है। बस इतनी सी ही बात है। जनार्दन बोला, मित्र, बात तो तुम रुपए का किए हो, परंतु तुम्हें तो पता ही है मैं एक छोटा मोटा चोर हूं। मुझे सिर्फ थोड़ा धन ही चाहिए और वह धन मुझे आसानी से मिल ही जाता है। अब तुम ठिकाने लगाने की बात कर रहे हो। ये काम मुझसे नहीं होगा मित्र, माफ करना। ठग जोखन बोला, डरपोक आदमी, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अरे, हम किसी संत महात्मा को ठिकाने लगाने की बात नहीं कर रहे। एक शातिर ठग को रास्ते से हटाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी तुम्हें सिर्फ साथ देना है। जैसा योजना मैं बनाऊंगा तुम बिल्कुल वैसा कर देना। बदले में आधा धन तुम्हारा, आधा मेरा। जनार्दन आधा आधा हिस्से की बात सुनकर खुशी खुशी राजी हो गया। दोनों योजना सेट कर लिए। जोखन बोला, मित्र जनार्दन, मैं शाम को आता हूं, तुम बिल्कुल तैयार रहना। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जनार्दन खुश होते हुए बोला, अरे भाई, तुम आराम से जाओ। उस ससुरे को चौंका के एक बार लाओ, उसकी आत्मा भी ठगी का शौक छोड़ देगी। जोखन अपने दोस्त से विदा लेकर सराय के कमरे में पहुंचा। ठग जीवन जोखन को देखते ही बोला, आओ आओ चेला जोखन, तुम्हारा मित्र मिला कि नहीं भाई? जोखन बोला, उस्ताद, वह मिला ही नहीं बल्कि आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी चलिए, उससे मिलकर बात किया जाए। जीवन अपने बदमाश चेले के साथ उसके मित्र के घर के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह जनार्दन के घर पहुंच गए। जोखन जनार्दन के घर पधार गया। जोखन बोला, मित्र जनार्दन, इनसे परिचय करो। यह है हमारे प्रिय मित्र और हमारे गुरु जीवन जी। इनके चर्चे पूरे इलाके में मशहूर है। जोखन पुनः जीवन से बोला, उस्ताद, ये मेरा जौहरी मित्र जनार्दन है। ये समझ लीजिए कि इस पूरे नगर में सिर्फ इसकी ही एकमात्र दुकान है जहां महंगे महंगे हीरे मिला करते हैं। जीवन अपने मन में सोचा, ये ससुरासुन देखने से कोई बदमाश लगता है। खैर, आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया है। शरीफ लोग बदमाश दिखते हैं और बदमाश लोग शरीफ दिखते हैं। ठग जीवन बोला, तो भाई जनार्दन जी, आपको तो सब कुछ पता ही होगा। अब आप दाम तय कर लीजिए और कल सुबह किसी भी कीमत पर गुफा से सारा माल उठवा लीजिए। जनार्दन बोला, बिल्कुल जीवन भैया, आप अब अपनी चिंता को त्याग दीजिए और आराम से विश्राम कीजिए। आज रात आप लोग मेरे यहाँ ही ठहर जाइए। कल सुबह में हम आप लोगों के साथ ही चलेंगे और सारा माल उठा लाएंगे। बदले में जो कीमत होगा आप उसी समय ले लीजिएगा। ठग जीवन बोला, ठीक है भैया जनार्दन, आपको जैसे उचित लगे, हम कल सुबह आराम से चलेंगे। धीरे धीरे रात का समय हुआ। जनार्दन प्रेम पूर्वक भोजन परोसा, परंतु यह क्या हुआ? जीवन भोजन करने के बाद अचेत अवस्था में बेहोश हो गया। जोखन बोला, वाह मेरे शेर जनार्दन, गजब, तुमने तो कमाल कर दिया। इस ससुरे को बिना विवाद के रास्ते से हटा दिया। जनार्दन बोला, अरे नहीं जोखन भाई, मामला अभी नहीं निपटा है। दरअसल मेरे पास सिर्फ बेहोशी की औषधि थी, ये कोई जहर नहीं है। ये ससुरा सिर्फ बेहोश हुआ है। जोखन बोला, मूर्ख, मैंने पहले ही समझाया था ना कि तुम कोई जहर वाला दवा देना, पर तुमने उसका उल्टा कर दिया। जनार्दन बोला, अरे काहे चिंता करते हो जोखन भाई? अरे आगे का प्लान चेंज हो गया है। अब तुम मेरे प्लान को समझो। मेरे घर के पीछे ही एक नदी बहती है। हम लोग बोरी में बंद करके इस ससुरे को उसी में बहा देंगे। सांप का सांप भी मर जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। जोखन बोला, तो देर किस बात की? चलो जल्दी इसे बोरी में भर के ठिकाने लगाते हैं। जोखन और जनार्दन बिना देरी किए जीवन को अचेत अवस्था में ही नदी के धार में बहा दिए। वह नदी में बहता हुआ जा रहा था। उधर जीवन की पत्नी उसी नदी में स्नान को आई थी। वह स्नान करके बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर बहते हुए बोरी पर पड़ी।
वह बोरी को बाहर खींच के लाई और उसे खोल के देखने लगी। बोरी के अंदर का नजारा देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वह जोर से चीखी। चीखने के कारण जीवन होश में आ गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने सामने अपनी पत्नी को पाया। जीवन उठकर बैठ गया। जीवन बोला, अरे भाग्यवान, तुम इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? पत्नी बोली, मैं यहां क्या कर रही हूं, ये जरूरी नहीं है। पहले आप बताइए, ये आप बोरी में कैसे आ गए? आप तो शेर का निवाला बन गए थे ना? जीवन बोला, क्या मैं शेर का निवाला बन गया था? ये अफवाह किस ससुरे ने फैलाई? जीवन की पत्नी उससे सारी बात बताई। जीवन को सारा माजरा समझ आ गया था। वह अपनी पत्नी से सारा घटना बताया। पत्नी बोली, उस कुत्ते के बच्चे जोखन को उसी के भाषा में सबक सिखाना पड़ेगा। आप मेरे साथ तुरंत राजमहल चलिए, हम राजा से मिलकर इस मामले का खुलासा कर देंगे। जीवन बोला, भाग्यवान, तुम्हारा अक्ल तो ठिकाने है ना? अरे, राजा का सारा माल मैं हड़पा हूं, राजा मुझे देखते ही फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। बस आप मेरे बताए अनुसार राजा के सामने अपना बात रखना। जीवन और उसकी पत्नी आधी रात में ही राजा से मिलने पहुंच गए। राजा पहले से ही काफी परेशान था, जिसके कारण वह सोया नहीं था। जीवन और उसकी पत्नी राजा से मिले। जीवन राजा से बोला, महाराज, मैं अपनी जान पे खेल के आपके सोना चांदी का पता लगा लिया हूं। आपका सारा माल जंगल की गुफा में है। वह एक ठग के द्वारा लूटा गया है। मैं उस ठग के चंगुल से भाग के आ रहा हूं। आप जल्दी से गुफा में चलिए। राजा जीवन के साथ गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जोखन और जनार्दन रंगे हाथ पकड़ लिए गए। राजा ने जीवन को अपना खजांची बना लिया। जीवन अब ठगी का रास्ता छोड़ ईमानदारी का जीवन शुरू कर दिया। जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, अगर हम किसी अपने पर विश्वास रखें और हिम्मत से काम लें तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। छल कपट से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि ईमानदारी हमें हमेशा सम्मान दिलाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बादशाह थे। जब उनके जीवन का अंत पास आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे लिए यह विशाल सल्तनत छोड़कर जा रहा हूं। यदि तुम सोच समझकर काम करोगे तो तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर किस्मत के फेर से कभी यह बादशाहत हाथ से चली जाए तो घबराना मत। हमारे गुलबाग में एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। उस खजाने से तुम ठीक ऐसी ही और सल्तनतें भी खरीद सकोगे। उन्होंने आगे कहा, यह लो गुलबाग की चाबी है, इसे बहुत संभाल कर रखना। मगर देखो बेटे, गुलबाग के अंदर दक्षिण दिशा जुनूब की ओर जो कमरा है उसका दरवाजा कभी मत खोलना। इतना कहकर बादशाह ने आंखें मूंद ली। उनके बेटे ने बादशाह की जगह ली और वह बड़ी शान और शौकत से हुकूमत चलाने लगा। वह हंसी खेल, नाच तमाशे और खैरात में सोने की मोहरें ऐसे लुटाने लगा जैसे वह मिट्टी हो। खर्च का हाल यह था कि दिन हो या रात, किसी भी समय खजाना बंद नहीं होता था। बेचारे खजांची को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में उसकी बादशाहत का सारा ठाट बाट और दौलत खत्म हो गई। अब नए बादशाह ने वजीर गुलबाग को बुलाया और उसे गुलबाग की चाबी देते हुए कहा, वजीर साहब, जरा गुलबाग का दरवाजा खोल कर देखिए कि वहां क्या है। वजीर गुलबाग ने दरवाजा खोला और वहां से वह ढेरों सोना, चांदी, हीरे, मोती और मोहरे लाने लगा। अब क्या था, फिर से वही पहले वाली शान शौकत के साथ हुकूमत शुरू हो गई। मगर इस तरह उड़ाई गई दौलत आखिर कितने दिन साथ दे सकती थी। थोड़े ही दिनों में गुलबाग का सारा माल और दौलत भी हवा हो गया। एक दिन जब बादशाह ने मोहरे मंगवाई तो वजीर खुद हाजिर हुआ और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, अब खजाने में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ समाप्त हो गया। बादशाह को बहुत हैरानी हुई। उसने चौंक कर कहा, सब खत्म हो गया? इतनी जल्दी? हमें तो अभी बहुत सारे रुपयों की जरूरत है। हमारे पिताजी भला क्या खाक सल्तनत छोड़ गए थे? वजीर ने नीचे निगाह करके कहा, जहां पनाह, अब तो वाकई कुछ नहीं है। क्षण भर में जो बादशाह था वह अब फकीर जैसा हो गया। दिन बड़ी मुश्किल और तकलीफ से कटने लगे। अब उसके महल में न तो नाच रंग की महफिलें सजती थी, न झूमर रोशन होते थे और न ही गाना बजाना होता था। बेचारा बादशाह बहुत उदास रहने लगा कि अब वह क्या करे।
एक सुबह बादशाह ने तड़के ही वजीर को बुला भेजा। वजीर के आने पर उसने कहा, चलिए वजीर साहब, आज गुलबाग की सैर करके आते हैं। दोनों चहलकदमी करने लगे। टहलते टहलते जब वे दक्षिण दिशा जुनूब के कमरे के पास पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, अच्छा वजीर साहब, ये तो बताइए कि पिताजी ने इस कमरे का दरवाजा खोलने से मना क्यों किया था? वजीर बोला, हुजूर, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बादशाह बोला, अच्छा, इसे खोलकर तो देखो। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ऐसी क्या जरूरत है? बादशाह सलामत मना करके गए हैं तो उसे न खोलना ही अच्छा है। बादशाह जिद पर अड़ गया, नहीं वजीर साहब, देखना चाहिए कि इस कमरे के अंदर क्या है। हो सकता है इसके अंदर और भी खजाना हो जिससे 2-4 और सल्तनतें खरीदी जा सके। हमारे पिताजी कोई ऐसे वैसे बादशाह थोड़े ही थे कि उनकी तमाम दौलत चंद दिनों में ही खत्म हो जाए। जब वजीर दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं हुआ तो बादशाह ने उसके हाथ से चाबी छीन ली और खुद ही दरवाजा खोलने लगा। खोलते समय वह सोच रहा था कि मालूम नहीं अंदर कैसा अजीब तमाशा नजर आएगा। शायद सोना, चांदी, हीरे, लाल, मोती और जवाहरात के ढेर देखकर उसकी आंखें चांदिया जाएंगी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसने देखा कि कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां कुछ भी नहीं था। बस एक कोने में एक दुबली पतली सी मुर्गी बैठी थी जिसे बहुत दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। बादशाह को जोर से हंसी आ गई। उसने उस मुर्गी को उठा लिया और बोला, वजीर साहब, नई बादशाहत तो नहीं मिली, बादशाह के खाने के लिए फाके की मारी हुई मुर्गी मिली है। जाओ, आज हमारे लिए इस मुर्गी के कबाब और चपातियां पकवा लाओ। आज यही खाना तैयार करो। अब तो बादशाह गुलाब के फूलों की खुशबू सूंघता हुआ बाग में टहलने लगा और वजीर मुर्गी लेकर गहरी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, इसका कबाब तो बन जाएगा, लेकिन चपातियां कहां से आएगी? फिर उसने एक उपाय सोचा। एक काम करता हूं, मुर्गी को बेच देता हूं। जो पैसे मिलेंगे उनमें से एक छोटी सी मुर्गी लेकर कबाब बना लूंगा और जो बाकी पैसे बचेंगे उनकी चपातियां खरीद लूंगा। यह सोचकर वजीर मुर्गी बेचने के लिए बाजार चला गया। बाजार में ही एक मुल्ला की दुकान थी। वह मुल्ला एक ऐसा ज्ञान जानता था जिससे उसे यह पता लग जाता था कि माल और दौलत जमीन में कहां कहां गड़े हैं। मगर यह बात किसी को भी मालूम न थी कि मुल्ला में यह हुनर है। वजीर ग्राहक की तलाश में मुल्ला की दुकान पर पहुंचा और बोला, मुर्गी खरीदोगे? मुल्ला बोला, देखते हैं कैसी मुर्गी है ये। वजीर ने मुल्ला के हाथ में मुर्गी दे दी। मुल्ला ने उसे देखते ही ताड़ लिया कि यह कोई मामूली मुर्गी नहीं है, इसके पेट में तो कोई खास चीज है। अपनी बात छिपाकर उसने कहा, भाई, यह तो बिल्कुल दुबली पतली है। काफी मोल तोल करके उसने सौदा 6 आने में तय कर लिया। फिर मुल्ला ने अपने लड़के को बुलाया और कहा, इस मुर्गी को झटपट घर ले जा। इसे किसी चीज से ढांप कर इस तरह रख देना कि यह दूसरी मुर्गियों में न मिल पाए। मुर्गी लेकर लड़का घर की तरफ चल दिया। इधर वजीर सारी बाजार में चक्कर लगा आया, मगर उसे कहीं भी 6 आने से कम कीमत की मुर्गी न मिली। अब वह फिरता फिरता मुल्ला के मकान के सामने से निकला। उसने देखा कि एक लड़का हाथ में एक मुर्गी लिए दरवाजे पर खड़ा है। वजीर ने उससे पूछा, कोई मुर्गी बिकाऊ है? लड़का बोला, हाँ। वजीर बोला, दाम बतलाओ। लड़का बोला, 6 आने। इससे कम दाम की मुर्गी नहीं है क्या? लज्जीर ने माथे पर बल डालकर सोचा कि 6 आने से कम में कोई मुर्गी मिलती ही नहीं। क्या करूं? जाने भी दो, इसी मुर्गी को खरीद लेता हूं। बादशाह से कह दूंगा कि चपातियां नहीं है, सिर्फ कबाब ही खा लीजिए। वजीर लड़के से बोला, अच्छा लाओ, एक मुर्गी दे दो। लड़के ने सोचा, अब कौन अंदर जाए और दूसरी मुर्गी ढूंढे, इसलिए उसने वही वजीर वाली मुर्गी फिर से वजीर को दे दी। कुछ देर बाद मुल्ला बाजार से घर आया तो उसने लड़के से कहा, अरे ला, वह मुर्गी कहाँ है? लड़का एक मुर्गी उठा लाया। उसे देखकर मुल्ला ने माथा पीटा और बोला, यह तो वह मुर्गी नहीं है। अबे, वह मुर्गी कहाँ गई? लड़का बोला, यही तो है। मुल्ला और कुछ न बोला। उसने अपने ज्ञान के जोर से यह पता लगा लिया कि मुर्गी जिसकी थी उसी के पास पहुंच गई है। वजीर लौटकर गुलबाग पहुंच गया। मुर्गी को चीर फाड़ कर वह तालाब के घाट पर उसे धोने लगा। सामने के घाट पर बादशाह बैठा था। धोते धोते मुर्गी के पेट में से एक अंगूठी निकल पड़ी। उसे देखकर वजीर ने कहा, वाह, अंगूठी तो बहुत उम्दा है।
उसने तुरंत अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। अंगूठी का पहनना ही था कि मालूम नहीं कहां से दो डरावनी सूरत के जिन आकर सामने खड़े हो गए। उन्होंने सलाम किया और बोले, हुजूर क्या चाहिए, फरमाइए। वजीर फरमाइश तो क्या करता, उनकी भयानक सूरत देखते ही डर के मारे जोर से चिल्ला उठा। उसने अंगूठी फौरन उंगली से उतारकर पानी में फेंक दी। दोनों जिन उसी दम गायब हो गए। वजीर की चीख सुनकर बादशाह वहां आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ वजीर साहब, इस तरह क्यों चिल्ला उठे? वजीर ने हाफते हुए बताया, हुजूर, मुर्गी के पेट में से एक अंगूठी निकली थी। जैसे ही मैंने उसे पहना, दो डरावनी सूरतें मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या चाहिए? मैंने डर के मारे फौरन अंगूठी पानी में फेंक दी। अंगूठी को पानी में फेंकते ही वो दोनों सूरतें गायब हो गई। बादशाह कुछ भी न बोला। उसने ढूंढकर पानी में से अंगूठी निकाल ली। फिर उसने वजीर से कहा, अब मैं कबाब और रोटी नहीं खाऊंगा, यहां से चलो। वह बगैर खाना खाए ही वजीर के साथ महल को चला आया। रात को जब वजीर सो गया तो बादशाह ने वह अंगूठी उंगली में पहन ली। फौरन दोनों जिन हाजिर हो गए और बोले, हुजूर क्या चाहिए, फरमाइए। बादशाह बोला, जैसी हमारी बादशाहत थी, दिन चढ़ने से पहले पहले वैसी ही बना दो। कील खाने में हाथी, अस्तबल में घोड़े, लाभ लश्कर, नौकर चाकर सब मौजूद हो जाए। मतलब यह कि पहले जैसे ठाट बाट फिर से तैयार कर दो। जिन बोले, जो हुक्म जनाब। अभी सुबह भी ना हुई थी कि पहले का सारा साजो सामान तैयार हो गया। रात को वजीर टूटे फूटे मकान में एक टूटी सी खाट पर सोया था। सुबह आंख खुलते ही उसने देखा कि वह सोने के पलंग पर लेटा हुआ है। उसने सोचा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। उठकर दरवाजा खोला तो सारे घर की सूरत ही बदली हुई थी। सब बातें पहले जैसी हो गई थी। वह कचहरी में गया तो देखा कि बादशाह तख्त पर बैठा दरबार कर रहा है। वजीर आदाब करके सामने खड़ा हो गया। बादशाह बोला, वजीर साहब, पहले जिस तरह तुम हमारी वजारत करते थे उसी तरह अब भी करो। वजीर सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म जनाब का। बादशाह पहले से भी ज्यादा शान और शौकत के साथ हुकूमत करने लगा। अब उसे किसी बात की फिक्र न थी। जब भी माल और दौलत खत्म हो जाती तो दोनों जिन और लाकर हाजिर कर देते। बहुत दिन तक बादशाहत करते करते बादशाह का जी भर गया। एक दिन उसने वजीर को बुलाकर कहा, वजीर साहब, अब कुछ दिन तुम बादशाहत संभालो, मैं देश विदेश की सैर करने जाता हूं। वजीर ने सलाम करके जवाब दिया, जो हुक्म जनाब का। बादशाह अगले ही दिन एक फकीर का वेश बनाकर सैर के लिए रवाना हो गया। वह मुल्क मुल्क की सैर करता रहा और बहुत दिनों के बाद एक नए मुल्क में पहुंचा। जब वह शहर में दाखिल होने लगा तो देखा कि फाटक के पास एक सुर्ख लाल रंग का इश्तहार लगा हुआ है। पास ही एक नगाड़ा रखा था। इश्तहार में यह लिखा था, जो शख्स एक बार में 16 मन 16 चावल, दाल और तरकारी खा जाएगा और एक तीर से 2 ताड़ के दरख्तों को चीरकर हीरे के तोतों को मार डालेगा, उसके साथ इस मुल्क की बादशाहजादी का ब्याह कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स यह काम करने का दावा करके भी नहीं कर सकेगा तो उसे बादशाहजादी का घसियारा बनकर रहना पड़ेगा। इश्तहार पढ़कर बादशाह ने सोचा, देखना चाहिए ये बादशाहजादी कैसी है। इसके बाद उसने फौरन नगाड़ा बजाया और इश्तहार को फाड़कर उसके टुकड़े हवा में बिखेर दिए। नगाड़े की आवाज सुनते ही उस सल्तनत के सिपाही आन मौजूद हुए। उन्होंने देखा कि एक फकीर मौजूद है। वे उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा, तुमने नगाड़ा बजाया था, इश्तहार पढ़ लिया है ना? फकीर बोला, जी हां। बादशाह बोला, इश्तहार में जिन कामों का जिक्र दर्ज है वह तुम सब कर सकते हो? फकीर ने पक्के इरादे से कहा, हाँ बादशाह सलामत, अगर न कर सकता तो डंका ही क्यों बजाता? बादशाह ने कड़े स्वर में पूछा, अगर न कर सके तो? फकीर बोला, तो बादशाहजादी के अस्तबल में घसियारा बनकर रहूंगा। अच्छा, कहकर बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरे मुल्कों के बादशाहों को भी आने की दावत दी गई। वे सब आकर जमा हो गए। बड़ा भारी दरबार लगा। सल्तनत की रियाया, जनता भी तमाशा देखने को आई। दरबार में 16 मन चावल, दाल और तरकारी रख दी गई। दाल चावल के पहाड़ के सामने फकीर खाने बैठ गया। सब लोग हैरानी के साथ देखने लगे कि एक आदमी इतना सारा दाल चावल किस तरह खा जाएगा। ये कितनी हैरत की बात है। देखते ही देखते
सारी दाल चावल और तरकारी खत्म हो गई। ये बात किसी देखने वाले की समझ में ना आई कि किस तरह इतना सामान फकीर के पेट में समा गया। असल में फकीर बादशाह ने दोनों जिनों को पहले ही हुक्म दे रखा था। वही आकर सारा सामान खा गए, लेकिन किसी को नजर नहीं आए। इसलिए सबको यही लगा कि अकेला फकीर सारा सामान हड़प कर गया। अब फकीर ने एक तीर से ताड़ के 2 दरख्तों को चीरकर हीरे के तोते को मार गिराया। ये काम भी जिन्होंने ही कर दिया, मगर इस तरह चुपचाप किया कि हर शख्स को सारी करामात फकीर में ही नजर आई। चारों तरफ उसकी वाह वाह होने लगी। हाथ पकड़कर फकीर को बादशाह बड़ी इज्जत के साथ महल के अंदर ले गया। जब बादशाहजादी के साथ उसका ब्याह होने का वक्त करीब आया तो फकीर बोला, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैंने एक कसम खा रखी है। बादशाहजादी के पिता ने पूछा, कैसी कसम भाई? फकीर बोला, जो शहजादे मेरी वजह से बादशाहजादी के घसियारे बनकर रह गए हैं, मैं इन सबको अपने हाथ से रिहा करना चाहता हूं। बादशाह बोला, बहुत अच्छा। इस पर फकीर बादशाह ने अस्तबल में जाकर तमाम शहजादों को रिहा कर दिया और वे सब उसकी जीत के नारे बुलंद करके अपने अपने मुल्क को वापस चले गए। अब फकीर बादशाह ने शहजादी से शादी करके ससुर के यहाँ इज्जत के साथ रहना शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ की बात सुनिए। जब मुल्ला ने मुर्गी देखी थी, उसका दिल उसी अंगूठी में अटका हुआ था। उसने अपने ज्ञान के जोर से यह मालूम कर लिया कि अंगूठी बादशाह के पास है, लेकिन बादशाह बहुत दूर था। वहां तक पहुंचने में बहुत दिन लगते, इसलिए वह इंतजार कर रहा था कि बादशाह अपने मुल्क में कब लौटकर वापस आता है, लेकिन बादशाह आता ही न था। तब मुल्ला ने बादशाह के ससुराल को जाने की ठानी। उसने बहुत से कुत्ते, बिल्लियां और बंदर मोल लिए और उनका तमाशा दिखाने के बहाने दुबरुकी बजाता हुआ सफर करने लगा। गांव के बाद गांव, बस्ती के बाद बस्ती पार करता हुआ वह बादशाह के ससुर के महल में जा पहुंचा। वहां वह अपने जानवरों का नाच तमाशा दिखाता हुआ गली गली और बाजार बाजार फिरने लगा। एक दिन बादशाहजादी की सहेलियों ने कहा, चंद रोज से शहर में एक परदेसी मदारी आया है। उसके साथ बहुत से जानवर हैं जिनका वह तमाशा दिखलाता है। वह जानवर इस मुल्क में नहीं पाए जाते। बादशाहजादी बोली, अच्छा तो उसे बुलाओ, मैं तमाशा देखूंगी। सहेलियां मुल्ला को बुला लाईं। उसी वक्त फकीर बादशाह कपड़े बदलकर सैर करने के लिए जा रहा था। वैसे तो उसकी आदत थी कि जब कपड़े बदलता तो अंगूठी को पुराने चोगे की जेब से निकालकर नई चोगे की जेब में रख लेता था, लेकिन आज मालूम नहीं कैसे वह यह काम करना भूल गया। मुल्ला ने अपने ज्ञान से यह बात मालूम कर ली। वह ठीक उसी वक्त महल में पहुंचा। बादशाहजादी नए जानवरों का नई किस्म का नाच देखकर बहुत खुश हुई और सोने के थाल में अशरफिया भरकर मुल्ला को देने लगी। लेकिन मुल्ला बोला, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। बादशाहजादी ने पूछा, तो क्या लोगे? मुल्ला बोला, कोई फटा पुराना चोगा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाहजादी ने लौंडी से कहा, जाओ एक चोगा ले आओ। लौंडी ने बादशाह के गुसलखाने, नहाने के कमरे में जाकर देखा, एक चोगा खूंटी पर लटक रहा है। उसने वही चोगा लाकर मुल्ला को दे दिया। उसे लेकर मुल्ला खुशी खुशी चला गया। शहर पनाह के फाटक से बाहर पहुंचते ही उसने अपने जानवरों को छोड़ दिया और चोगा लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते जब वह दूर निकल गया और पकड़े जाने का डर न रहा तो उसे अंगूठी देखने का मन हुआ। उसी वक्त वह एक दरिया पार कर रहा था। उसने चोगे की जेब से जैसे ही अंगूठी निकाली, वह उसके हाथ से छूटकर पानी में जा पड़ी। एक बड़ी सी मछली आकर फौरन इस अंगूठी को निगल गई। मुल्ला ने पनडुब्बी की तरह पानी में डुबकी लगाकर अंगूठी को बहुत तलाशा, लेकिन वह क्यों मिलने लगी। लाचार मुल्ला अपना सिर पीटता हुआ घर वापस लौट गया। उधर टहलते टहलते फकीर बादशाह को अचानक अंगूठी का ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला तो देखा कि अंगूठी नहीं है। वह फौरन महल की तरफ लौट आया और सीधा गुसलखाने में गया। वहां देखा कि पुराना चोगा मौजूद नहीं। तब वह तेजी से बादशाहजादी के पास गया और उससे पूछा, नहाने के कमरे में हमारा चोगा टंगा था, वह कहाँ गया? बादशाहजादी बोली, वह तो मैंने एक मदारी को दे दिया। बादशाह का चेहरा उतर गया। उसने कहा, सब चौपट हो गया, उसकी जेब में हमारी अंगूठी थी। बादशाहजादी बोली, एक अंगूठी चली गई तो क्या हुआ? इतनी सी बात से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? बादशाह कहने लगा, वह मामूली अंगूठी नहीं थी,
उसके जोड़ की अंगूठी दुनिया में नहीं मिलेगी। बादशाहजादी ने पूछा, वह किस किस्म की अंगूठी थी? वह हमारी बादशाही अंगूठी थी, उससे हजारों बादशाही मिल सकती थी। हाय, हमारी बादशाही अंगूठी! अंगूठी के लिए बादशाह दीवाना हो गया। बादशाह के ससुर ने उसे हीरे, पन्ने, मोती वगैरह की मालूम नहीं कितनी अंगूठियां दिखाई, लेकिन उसने एक अंगूठी को भी न छुआ और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर चल दिया। चलते चलते जब वह थक गया और आगे न चल सका तो एक मकान के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। वह मकान एक मछुआरे का था। गरीबी के मारे उसके दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। हर रोज वह दरिया से जो मछलियां पकड़ लाता उन्हीं को बेचकर गुजारा करता। बादशाह जिस रोज मछुआरे के चबूतरे पर आकर लेटा, उसी रोज मछुआरे को बहुत सी मछलियां मिल गईं। इसलिए वह खुशी खुशी घर आया और पत्नी से बोला, दरवाजे पर यह जो पागल पड़ा है, इसका आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, इसलिए उसकी खुशामद करती रहना ताकि यह भाग न जाए। मछुआरे की पत्नी ने जाकर बादशाह से नहाने खाने को बहुत कहा सुना, लेकिन न तो वह बोला और न ही अपनी जगह से हटा। वहीं लेटा लेटा मालूम नहीं क्या क्या सोचता रहा। उस रोज भी बहुत सी मछलियां मछुआरे के हाथ आई। वह सोचने लगा, अगर यह दीवाना कुछ दिन और हमारे यहाँ ठहरा रहे तो उसकी बरकत से मैं मछलियां बेच बेच कर कुछ रकम जमा कर लूंगा। इसलिए उसने अपनी घरवाली से फिर कहा, इस दीवाने की खिदमत करती रहना, यहां से इसका जी जाने को न चाहे। मछुआरे की पत्नी ने बादशाह की खातिरदारी करनी चाहिए, लेकिन बेकार। वह न तो मुंह से कुछ बोलता, न वहां से हिलता और न खाता पीता। अगले दिन जब मछुआरा दरिया को गया तो बहुत सारी मछलियां फिर उसके हाथ लगी। इनमें एक मछली बहुत बड़ी और मोटी ताजी थी। जब वह घर आया तो उसकी लड़की ने कहा, अब्बा जान, इस बड़ी मछली को बेचने मत ले जाओ, इसे घर में ही रहने दो, हम इसे पकाकर खाएंगे। मछुआरे ने वह मछली लड़की को दे दी। बाकी मछलियों को लेकर वह बाजार जा पहुंचा। उधर लड़की इस मछली को काटने के बाद धोने के लिए जोहड़ तालाब के किनारे जा बैठी। मछली काटते ही उसके पेट से अंगूठी निकली। खूबसूरत चमकीली अंगूठी देखकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। उसने खूब अच्छी तरह देखकर अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनने की देर थी कि दोनों जिन हाजिर हो गए और बोले, फरमाइए क्या चाहिए? उनकी डरावनी सूरत देखकर लड़की डर के मारे चीख उठी। उसने अंगूठी उतारकर पानी में फेंक दी। चीख सुनते ही बादशाह गिरता पड़ता लड़की की तरफ दौड़ा। उसके देखते ही देखते दोनों जिन गायब हो गए। बादशाह ताड़ गया कि यह क्या मामला है। लड़की से पूछ किए बगैर वह छिपकर उसी जगह बैठ गया। लड़की बोली, माँ क्या कहो, सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक अंगूठी निकली। कैसी आला और चमकदार अंगूठी थी, लेकिन उंगली में पहनते ही दो खौफनाक भूत आकर खड़े हो गए। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अंगूठी उतारकर उसी वक्त पानी में फेंक दी। ये सुनकर माँ बोली, ये सुनकर तो मेरा भी कलेजा कांप उठा। चल घर चल, दोपहर के वक्त यहां मत ठहरा कर। ये कहकर वह बेटी को घर ले गई। बादशाह करीब ही छिपा हुआ तमाम बातें सुन रहा था। जब माँ बेटी दोनों वहां से चली गई तो वह जोहड़ में घुस गया। गोता लगाकर उसने अंगूठी ढूंढ ही ली। अंगूठी लेकर बादशाह फिर मछुआरे के चबूतरे पर जा बैठा। मछलियां बेचकर मछुआरा खुशी खुशी घर आ गया। बादशाह को देखकर उसने कहा, बाबा 3 दिन से तुम हमारे यहाँ ठहरे हो, लेकिन न नहाते हो, न खाते हो, न कुछ और करते हो। इसी तरह किसी बच्चादार आदमी के दरवाजे पर फांके करना उसका बुरा मनाना है। इसलिए आज तो तुम्हें नहा धोकर थोड़ा बहुत खाना ही पड़ेगा। बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा चल, आज तेरे कहने से मैं नहाऊंगा भी और खाऊंगा भी। मछुआरा बादशाह को नहलाने और खाना खिलाने ले गया। बादशाह खा पी कर रात को लेट गया। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो गए, बादशाह ने उठकर अंगूठी पहन ली। 2 जिन हाजिर होकर बोले, क्या हुक्म है मेरे आका? बादशाह बोला, ये मछुआरा बहुत गरीब है, आज रात को इसके लिए एक आलीशान मकान तामीर कर दो और एक कमरा अशरफियों से भर दो। जो हुक्म, कहकर जिन चले गए। मछुआरा जब सुबह के वक्त सोकर उठा तो यह तमाशा देखकर भौंचक्का रह गया। उसकी समझ में कुछ न आया कि यह चमत्कार कैसे हो गया। दीवाने की तलाश की गई तो मालूम हुआ कि वह भी नहीं है। मछुआरे ने सोचा कि हो ना हो, दीवाना जरूर कोई देवता था।
दीवाने के वेश में हमारे यहाँ आया था। उसी की कृपा से हमें यह माल और दौलत मिला है। अंगूठी लेकर बादशाह अपने ससुर के मुल्क की तरफ चल दिया। ससुर ने जब सुना कि दामाद लौट आया है तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ससुर बोले, अजीज, एक अंगूठी के लिए तुम पागल हो गए थे। बादशाह बोला, वह क्या कोई मामूली अंगूठी थी? एक दफा पहनकर तो देखिए। ससुर ने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे बताने की जरूरत नहीं है। बुढ़े को डर के मारे गश आ गया। मुंह पर पानी के छींटे दिए गए, तब जाकर कहीं उसे होश आया। कुछ दिन बाद फकीर बादशाह ने अपने ससुर से कहा, अब हमको अपने वतन जाना चाहिए। ये सुनकर ससुर खुशी से बोले, अच्छी बात है, जाओ, अपने साथ घोड़े, हाथी, लश्कर लेते जाओ। बादशाह खामोश रहा। ससुर ने सोचा, यह गरीब आदमी है, इसीलिए डरता है कि इन सबको खाने को कहां से आएगा। दामाद ससुर के दिल की बात तार गया। बस मुस्कुराकर चुप हो गया। रात को जब सब सो गए, बादशाह ने अंगूठी पहन ली। फौरन दोनों जिन हाजिर हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया, हमें और हमारी मलका को हमारे मुल्क में पहुंचा दो। तब एक जिन ने बादशाह को और दूसरे जिन ने मलका को उठाकर उनके राजधानी पाए ए तखत में पहुंचा दिया। बादशाह फिर मनमाने ढंग से हुकूमत करने लगा। एक सल्तनत बर्बाद हो जाती तो जिन दूसरी सल्तनत हाजिर कर देते। एक लंबे अरसे के बाद बादशाह बूढ़ा होकर मर गया। तब दोनों जिन इसी अंगूठी को ले गए। उन्होंने उसे कहीं छुपा दिया। बार बार नई सल्तनतें बनाते बनाते उनके नाक में दम आ गया था, इसलिए उन्होंने अंगूठी छुपा दी। वे दोनों दिन रात इस बात की खबर रखते थे कि उसे कोई चुरा न ले जाए। बहुत से हुनरमंद लोगों ने ज्ञान के जोर से इस अंगूठी का पता लगाने की कोशिश की, मगर उसका पता किसी को न चला। कहानी की सीख। ये कहानी हमें बताती है कि धन और शक्ति भले ही चमत्कार से मिल जाए, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना हमारी अपनी समझ पर निर्भर करता है। हमें लापरवाही छोड़कर मेहनत और बचत का महत्व समझना चाहिए। जीवन में अंगूठी नहीं, बल्कि हमारा व्यवहार ही स्थायी सुख देता है।